नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक बेशुमार और बहुत ही खतरनाक टॉपिक दोस्तों, जिसे ज्योग्राफी का हर्ट कहा जाता है। वो है भारत की अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। दोस्तों ज्योग्राफी का एक बहुत ही गजब का टॉपिक है। देखें ये टॉपिक कितना मजबूत है। अपवाह प्रणाली टॉपिक आपका है दोस्तों, अपवाह प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। चलो ये दोनों शब्दों को अपने देख लेते हैं, क्या मतलब है अपवाह का। जब भी दोस्तों हम इस टॉपिक को पढ़ने लगते हैं तो इसमें अलग अलग दो प्रकार के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। अपवाह प्रणाली में सबसे पहली बात कि आप क्या क्या टॉपिक पढ़ सकते हो। अपवाह प्रणाली में एक टॉपिक तो आप पढ़ सकते हो नदियां, चाहे वो कहीं की भी है। अभी मैं क्षेत्र विशेष को छोड़ते हुए मैं केवल बात करता हूं दोस्तों, पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे बात करता हूं। और एक टॉपिक है झील, नदियां में झीलें। ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिन्हें अपवाह प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों लिया जाता है। जिसको किसके अंतर्गत लिया जाता है? अपवाह प्रणाली के अंतर्गत दोनों टॉपिक को लिया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपवाह क्या होता है, क्या मीन है अपवाह का, क्या अर्थ निकलेगा अपवाह का, वो सारी बात हम इसके अंदर अभी देखेंगे। जैसे तीन शब्द उठेंगे यहां पर। एक तो सबसे पहले अपवाह, नंबर दो शब्द है अपवाह क्षेत्र, और नंबर तीन शब्द है दोस्तों अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली। इस तरह से दोस्तों आप सबके सामने तीन शब्दों का निर्माण होगा। शब्द नंबर एक है अपवाह, शब्द नंबर दो है अपवाह क्षेत्र, शब्द नंबर तीन है अपवाह प्रणाली। इन तीनों शब्दों को दोस्तों आपको बराबर रूप से देखना होगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम गौर करते हैं इस अपवाह पर। लिखित रूप से यदि लिखें तो दोस्तों क्या बनेगा? जलवाहिकाओं का बहना, जलवाहिकाओं का बहना। जलवाहिकाओं का बहना ही क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। या फिर जलवाहिकाओं का निश्चित क्रम में बहना अपवाह कहलाता है। अब नदियां तो होती है जलवाहिका, और क्या होती है? नदियां ही तो होती है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह प्रणाली, इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस रह जाएगा, इसकी महिमा को भी अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी माउंट है, और आपने देखा कि आप सबके सामने यहां पर बनता है एक प्रकार से माउंट। अब दोस्तों इस माउंट से निकल रही है एक नदी। अब इस माउंट से निकल रही है क्या? माउंट से निकल रही है एक नदी। इस प्रकार से दोस्तों माउंट से नदी निकली, और इस प्रकार से नदी निकलकर बही, और ये पूरा नदी का क्षेत्र आपने देखा, और ये बढ़ गया, ये नदी का क्षेत्र। ठीक, नदियों का निश्चित क्रम में बहना, क्यों नदी कभी स्ट्रेट तो होती नहीं है, इस प्रकार ही बहती है नदियां। तो नदियों का निश्चित क्रम में या जलवाहिकाओं का निश्चित क्रम में बहना ही अपवाह कहलाता है। अब नदी जब बहेगी ना, इस नदी के ऊपर सबसे विशेष एक इकाई होती है जिसे नियंत्रण इकाई के नाम से जाना जाता है। और इस नदी के ऊपर सबसे मुख्य यहां पर बना होता है बांध। और बांध है ना, इस बांध को कई नामों से जाना जाता है। ये जल को क्या करता है? सबसे पहला काम जल को संग्रहित करने का काम करता है। जल को संग्रहित करेगा और साथ के साथ जल को क्या करेगा? एकत्रित करेगा। एकत्रित करने का जल को काम कर रहा है कौन? एक नदी पर बना हुआ बांध काम करता है। और तो और इस बांध से आगे मान लीजिए किसी प्रकार से बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाती है दोस्तों, तो फिर यहां से पानी को रोक के नियंत्रण भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये फिर जल को नियंत्रित करने के काम भी आता है। ये जल को क्या कर सकता है? ये जल को नियंत्रित कर सकता है, और जल को नियंत्रण के रूप में भी दोस्तों ये पेश करता है। ओके, तो ध्यान रखें यहां पर खास बात आप सबके लिए क्या है? जल की संग्रहण इकाई, एकत्रित इकाई
और नियंत्रण इकाई इस तरह के कामों को दोस्तों आप सबके बीच में पेश करता है। ठीक है जी, ये बांध का काम हो गया। तो अपवाह्य क्षेत्रीय प्रणाली इसका तो नहीं बताया, बताता हूं, यही बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक पहाड़ी आपकी और है, इस तरह से यहां कोई पहाड़ी और है और उस पहाड़ी से मान लेते हैं यहां पर आपकी क्या बनती है, एक पहाड़ी और बन जाती है और यहां पहाड़ी से एक नदी और निकल के जा रही है दोस्तों। ये नदी इस प्रकार आगे जाके मिल जाती है। ये तो आप सबके बीच में और साथ में हो गई एक मुख्य नदी, और ये जो आप देख रहे हो इस नदी को आप कह सकते हो हमारी कौन सी नदी, सहायक नदी। ये सहायक नदी और ये मुख्य नदी दो अलग अलग तरीके से दोस्तों यहां पर ये काम कर रही है। दोनों अलग अलग तरीके से ये यहां पर काम आप सबके बीच में पेश हो रहा है। आपने इसी को देख लिया अच्छे से। चलो अब हम देखते हैं आगे की कहानी। ये तो मुख्य नदी हो गई और ये सहायक नदी हो गई। बांध काम क्या कर रहा है, नियंत्रण करने का, जल को संग्रहित करने का, एकत्रित करने का। और आगे मान लीजिए कोई छोटा मोटी आगे कोई नहर निकालनी, आगे इस प्रकार से नहरों के माध्यम से आगे पानी बांटना है, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गांवों तक पानी पहुंचाना है, आगे बांटने का काम किया जा रहा है। इसको बोलते हैं पानी का वितरण करना। तो दोस्तों ये पानी को वितरित करने के भी काम आता है, वितरित करना या आप कह सकते हो पानी का वितरण करना। ऐसे दो प्रकार के काम ये हमारा बांध और कर लेता है। बांध के इतने सारे ज्योग्राफी के हिसाब से मोटे मोटे काम हो गए, नियंत्रित करना, संग्रहित करना, एकत्रित करना, वितरित करना या जल को नियंत्रण करना, ये सारे काम हो गए। ठीक है जी। अब आपने क्या देखा, ये नदियां और इनके बीच में जो क्षेत्र हो रहा है ना, सिंचित हो रहा है, उसी को कहा जाएगा अपवाह्य क्षेत्र। ठीक है जी। और ये जो आपने देखा एक नदी में उसकी सहायक नदी मिल गई और आगे नहरें निकाल दी गई, बांध की भूमिका हो गई, ये सब धाराएं मिलकर और किसी भी क्षेत्र के अंदर नदी बह रही है और एक नदी तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए सिंचित क्षेत्र को दोस्तों अपवाह्य प्रणाली कहा जाता है। ये आपकी अपवाह्य प्रणाली हो, समझ में आई होगी शायद आपको बहुत बढ़िया से। ड्रेनेज सिस्टम समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको मैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह्य प्रणाली जिसमें नदियां और झीलें, दो ही टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, नदियां और झीलें, अपवाह्य, अपवाह्य क्षेत्र और अपवाह्य प्रणाली। तीनों में आपको डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीनों का डिफरेंस एकदम बढ़िया से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। चलो ये बात तो आपकी एकदम फिनिश और बढ़िया से क्लियर हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे अपने क्या पढ़ेंगे। अपवाह्य प्रणाली को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, अपवाह्य प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है। अपवाह्य प्रणाली के बहुत से प्रकार हैं। अपवाह्य प्रणाली को, अपवाह्य प्रणाली ये तो होगी आप सबके बीच में अपवाह्य प्रणाली। अब देखना यह है कि इस अपवाह्य प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है। हमारे जल की विश्व में अपवाह्य प्रणाली हमेशा दो ही प्रकार से दोस्तों बांटी जाती है। दो ही प्रकार की अपवाह्य प्रणाली है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, चलो उन दो प्रकारों की अपनी जरा बात कर लेते हैं और कौन से वो दो प्रकार हैं वो उन दोनों को देख लेते हैं। एक तो आपकी दोस्तों अपवाह्य प्रणाली जो बनेगी उसका नाम है आंतरिक अपवाह्य क्रम, प्रवाह क्रम कह सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंतरिक प्रवाह क्रम एक तो आप सबके बीच में होगा दोस्तों, आंतरिक प्रवाह क्रम। चलो एक तो आपने पढ़ा यहां पर आंतरिक प्रवाह क्रम। दूसरा आप सबके सामने जो यहां पर क्रम आएगा उसका नाम है सागरीय प्रवाह क्रम। सागरीय प्रवाह क्रम। देखिए दो टाइप आप सबके बीच में तैयार होते हैं। हमारी अपवाह्य प्रणाली दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रवाह क्रम और दूसरा यहां पर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सागरीय प्रवाह क्रम। क्लियर, नो टेंशन, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्या होता है आंतरिक प्रवाह क्रम। हमारी पृथ्वी का मान लीजिए कोई भी कोना है, कोई भी हमारी पृथ्वी का इस प्रकार से दोस्तों क्या ही क्षेत्र है हमारा, और किसी भी पहाड़ी से इस तरह से दोस्तों नदी निकल जाती है मान लीजिए, और यहां पर इस प्रकार से नदी निकलकर और वो नदी
एक स्थानीय क्षेत्र में इस प्रकार से बह के दोस्तों रह जाती है, तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहा जाएगा? आंतरिक प्रवाह क्रम कहा जाएगा। कोई नदी पहाड़ी विशेष से निकलने के बाद अपने जल को स्थलीय भूमि पर समाप्त कर लेती है और स्थल भूमि पर उसका जल समाप्त हो जाता है, उस प्रकार के प्रवाह क्रम को क्या कहा जाएगा? आंतरिक प्रवाह क्रम कहा जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि सागरीय प्रवाह क्रम। सागरीय प्रवाह क्रम डिपेंड करता है लोकल लोकेशन पे। सागरीय प्रवाह क्रम में नदी या तो सागर या महासागर में गिरेगी, लेकिन डिपेंड करता है किस कंट्री की आप बात कर रहे हो। हम तो भारत देश की भला बात कर रहे हैं, हम भारत देश की बात कर रहे हैं, तो फिर भारत देश पे देख लेते हैं हमारे भारत देश की लोकल लोकेशन क्या कहती है। डिपेंड करता है लोकल लोकेशन पर। लोकल लोकेशन ही तय करेगी कि हमारी भारत की अपवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों। अब आप सबने देखा कि आप सबके सामने पूरा इंडिया मैंने इस तरह से कंप्लीट किया और आप इसमें समझ क्या रहे हो। मैंने भी आपको क्या बताया? मैंने आप सबको बताया कि आप सबके सामने मैंने क्या कहा मैंने आप सबके सामने तैयार किया अपवाह प्रणाली को। अपवाह प्रणाली के 2 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर रखे हैं। एक तो मैंने बना रखा था यहां पर आप सबके सामने, वो था आंतरिक प्रवाह क्रम, और दूसरा जो आप सबके बीच में है वो है दोस्तों सागरीय प्रवाह क्रम। सागरीय प्रवाह क्रम, ये 2 प्रकार के क्रम आप सबके सामने हो गए। ये देखिए अब क्या होगा। ये पूरा इंडिया का मैप, यहां पर एक जगह दोस्तों जो मैं आपको परिचय में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, वो है कच्छ। और कच्छ कहां पड़ेगा? कच्छ पड़ेगा गुजरात। इसी तरीके से यहां पर दोस्तों एक जगह जिसका नाम है 24 परगना। 24 परगना बोले तो WB बोले तो वेस्ट बंगाल। यहां पूरे क्षेत्र में जलीय सीमा है दोस्तों। पूरे निचले भाग में पूरा जल ही जल लगता है। यहां पर बता दूं आपको, यहां पर जो सागर लगता है वो है अरब सागर। ऑलरेडी जान चुके हो, पहले की क्लास में बताया मैंने। यहां पर जो प्रदेश लगता है वो कंप्लीट दोस्तों आपको पता है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र। और यहां आप सब जानते हो कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। मान लो कोई नदी इस प्रकार से निकली, मान लो कालका की पहाड़ी से इस प्रकार से नदी निकलकर आती है और नदी इस प्रकार से बहते हुए और वो इस प्रकार ऐसे से बह गई और जमीन पे ही रह जाती। इस प्रकार की नदी को आप कह सकते हो आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी। हमारे भारत की सागरीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है। हमारे भारत की सागरीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है क्योंकि हमारे भारत की कोई भी नदी हिंद महासागर में जाके नहीं गिरती है या फिर अरब सागर में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसलिए हमारे भारत की सागरीय अपवाह प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, एक अरब सागरीय, एक बंगाल की खाड़ी। दोनों प्रकार आप सबके सामने अभी क्लियर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है और उस नदी का नाम है साबरमती। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ये उदयपुर की दोस्तों जाडोल के आसपास से निकलती है और निकलकर गुजरात में से बहती हुई इस प्रकार ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो इसको आप क्या बोलोगे? अरब सागरीय प्रवाह क्रम। अरब सागरीय प्रवाह क्रम। भारतीय प्रवाह क्रम को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। सागरीय प्रवाह क्रम को 2 भागों में, एक आपका अरब सागरीय हो जाएगा। मान लो कोई नदी यहां उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकल के आ रही है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहती हुई और ये यहां बिहार झारखंड के अंदर बहती हुई इस प्रकार से ये चली जाती है पश्चिम बंगाल से, मान लो यहां बंगाली खाड़ी में। तो ये कौन सी प्रवाह क्रम हो गया आपका? ये सागरीय प्रवाह क्रम हो। और सागरीय प्रवाह क्रम हमारा 2 भागों में है, जिसे आप किस नाम से जानते हो? बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हो। क्या सर इससे डीपली और भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, इससे भी डीपली आ सकता है, इससे ज्यादा भी प्रश्न खतरनाक बन सकता है। चलो बना दो, फिर बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी मैंने क्या बताया? सागरीय प्रवाह क्रम के बारे में बताया। अंदर चलते हैं, क्या कहना चाहते देखिए। सागरीय प्रवाह क्रम इसे बांटा गया है 2 भागों में। एक आप सबको मैंने बताया
वो तो है अरब सागरीय प्रवाह क्रम। वो क्या है? अरब सागरीय प्रवाह क्रम। चलो ये तो हो गया अपना अरब सागरीय प्रवाह। नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका यहां पर दूसरा जो आपका हो जाएगा दोस्तों, वो होगा बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम। चलो ये दो बात मैंने आप सबके बीच में दोस्तों यहां पर रखी। मैं आपको अभी यहां पर भारत का मैप फिर से दिखाना चाहूंगा। मैं भारत का एक अन्य मैप दिखाकर दोस्तों एक छोटी सी बात डिफाइन करने वाला हूं। एक छोटी सी बात आप सबको समझाने वाला हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबके सामने ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये तो आपका तय हो गया कि अरब सागरीय प्रवाह क्रम इधर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये यहां इधर गिरने वाली नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम। बंगाल की खाड़ी तो आप मान सकते हो कि नदी चाहे वो ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, यहां से आए, कि वो नदी यहां से आए, कहां से आए, या इधर से आए, वो नदी एक ही प्रवाह क्रम की हो जाएगी। इसे आप बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में कह सकते हो, क्योंकि यहां बड़े स्तर पे एक ही बंगाली खाड़ी बनती है। लेकिन दोस्तों इस साइड में यदि आप ढंग से गौर करते हो, यदि आप ढंग से गौर कर पाते हो, तो आप इस गुजरात क्षेत्र को ढंग से देखिए। इस गुजरात को थोड़ा सा फोकस कीजिए कि गुजरात क्या दिखाना चाहता है। दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं। इस गुजरात को ढंग से यहां से देखिए। अब मैंने आप सबके सामने दोस्तों यहां पर जूम किया। अब आप इसको देखना, ये दो खाड़ी और बन गई। यहां पर ये जो आप खाड़ी देख रहे हो ना, इस खाड़ी को कहा जाता है दोस्तों खंबात की खाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? इस खाड़ी को खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो आप खाड़ी देख रहे हो, इस खाड़ी को दोस्तों कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरब सागरीय प्रवाह क्रम पुनः हमारा दो भागों में बंट जाता है। अरब सागरीय प्रवाह क्रम पुनः हमारा कितने भागों में बंट जाता है? ये पुनः हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। चलो देखते हैं दो भाग कौन कौन से होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अरब सागरीय प्रवाह क्रम की नदियां दो भागों में बंट जाती है। एक भाग जो आपका यहां पर होगा वो तो होगा कच्छ की खाड़ी प्रवाह क्रम। अभी दोस्तों मैंने आपको जूम करके दिखाया है कच्छ की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां। सेकंड आप इसके अंदर डिवाइडेशन करते हो तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों खंबात की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां। खंबात की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां। इस तरह से दोस्तों आप इनका डिवाइडेशन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों कि आपको अपवाह प्रणाली तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपवाह प्रणाली वास्तव में दो ही प्रकार की होती है, आंतरिक प्रणाली और सागरीय अपवाह प्रणाली। सागरीय प्रवाह प्रणाली डिपेंड करती है लोकल लोकेशन पे। आप चाइना का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हो, कि आप एशिया का पढ़ रहे हो, या इंडिया का पढ़ रहे हो, या राजस्थान का पढ़ रहे हो, या आप अमेरिका का पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्षेत्र को पढ़ रहे हो, उस पे सागरीय प्रणाली आपकी डिपेंड होती है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ बेसिक तरीका मैंने आपके सामने यहां पर क्लियर कर दिया। ये जल प्रवाह के आधार पे था दोस्तों, जल प्रवाह के आधार पे ये जो मैंने बांटा ना डिवाइडेशन किया है, ये है जल प्रवाह के आधार पर अपवाह प्रणाली के प्रकार। जल प्रवाह के आधार पर और प्रकार और भी बढ़ेंगे। चलो और प्रकार अभी मैं आप सबके सामने रख लेता हूं, देख लेता हूं और कौन कौन से हमारे यहाँ पर प्रकार पॉसिबल है, कौन कौन से प्रकार यहाँ पर बन सकते हैं। चलो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैप इंपोर्ट करना होगा। बिल्कुल कर देते हैं दोस्तों। ये लो आप सबके बीच में लहराता हुआ दोस्तों गजब का मानचित्र ये आ चुका है आपने बीच में, गजब का मानचित्र। अब ये डिसाइड करेगा दोस्तों कि अब किस प्रकार कैसे क्या बनेगा। मैं पूरा भी एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों आप सबके बीच में, देखना कितना मजा आने वाला है आप सब। हमारे इस भारत को बांटा जाता है 4 भौतिक प्रदेशों में। हमारे इस भारत को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा जाता है? इस भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भौतिकता के आधार पर, ध्यान रखना किस आधार पर? भौतिकता के आधार पर नदियों को, भारतीय नदियों को सिर्फ 2 ही भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन से हैं? 2 पार्ट्स देखने, ओनली 2 भाग कौन से हैं? देखिए मरुस्थल से नदी आनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, अपवाद में कुछ भी हो सकता है। अब आपको इस बात का पता है कि हमारे भारत के उत्तर में
हमारे भारत के उत्तर में, अब आप अच्छी तरह जानते हो, अच्छी तरह परिचित हो कि हमारे भारत के उत्तर में यहां पर एक विशालकाय पर्वत खड़ा है और उस विशालकाय पर्वत का नाम है हिमालय पर्वतीय श्रृंखला। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बढ़िया से नजर आ रहा है और बढ़िया से आप सभी को दिख रहा है, ये लो हिमालय नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन हिमालय के बारे में आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी तरीके से दोस्तों यदि अपनी दक्षिणी भारत के अंदर बात कर लेते हैं तो यहां पर भी दोस्तों आपका एक इस तरह से मैं एक शेप के अंदर दोस्तों तैयार कर रहा हूं, क्योंकि ये करना जरूरी है अपने को, ताकि आपको डिफरेंट दिखे। डिफरेंट दिखने के लिए दोस्तों ये कलर आपके लिए जरूरी है। उल्टे त्रिभुजा आकार में हमारे दक्षिणी भारत में यहां पर एक प्रदेश फैला हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सबसे पहले तो ये देखो ये क्या है, ये है हमारे भारत का हिमालय प्रदेश। ये हमारा कौन सा प्रदेश हो गया, ये हमारा हिमालय प्रदेश जो आपके सामने अच्छे से आपको नजर आ रहा है, ये हिमालय प्रदेश हो गया। और ये जो आपका भारत का देखा है आपने, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये क्या है, दक्षिणी, पूरा नाम लिखेंगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इंडिया का बॉर्डर में अच्छे से, क्योंकि येलो कलर थोड़ा सा क्या है कि ये ब्लर हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बॉर्डर इसका अच्छे से कवर कर देता हूं। ये लो दोस्तों आप सबके सामने बॉर्डर भी अच्छे से क्या हो गया, कवर हो गया। ये लो, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब तक दोस्तों जो मैंने बताने का प्रयास किया है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों आशा करता हूं समझ में नहीं आया, ये महा समझ में आया है। ये दोस्तों आपकी बहुत गजब का समझ में आया होगा, ऐसी दोस्तों मैं कामना करता हूं। मैंने प्रयास किया तो जरूर आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। भौतिकता क्या कहती है हमारे भारत में, ये जो हमारा हिमालय प्रदेश है ना, ये एवरेज 6100 मीटर ऊंचा है। जब इतना मीटर ऊंचा है तो निश्चित रूप से यहां से कोई ना कोई नदी निकल सकती है। निकल सकती है, काम प्रॉब्लम है, आराम से नदी दौड़ सकती है, गजब तरीके से नदी बहेगी, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार ना, ये एवरेज दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार एवरेज 900 मीटर ऊंचा है। नदी तो यहां से भी निकल सकती है, पर दोनों में फर्क होगा, क्योंकि आप एक बात देखिए, ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कम से गिराएंगे स्पीड कम हो जाएगी। तो भौतिकता के आधार पर हमारे भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आप सबके बीच में तो दोस्तों बनेगा, उसका नाम है हिमालय प्रदेश की नदियां। कैसी नदियां, हिमालय प्रदेश की नदियां। आप सबको दोस्तों अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत ही बढ़िया से समझ में आने वाला है, हिमालय प्रदेश की नदियां। और दूसरी तरफ दोस्तों जो आपका पार्ट बनेगा यहां पर, वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय, ये मात्रा यहां पर बढ़िया आएगी दोस्तों, प्रायद्वीपीय, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। दोनों तरफ दोस्तों आपका अच्छे से काम चलेगा। देखिए मैं दोनों को और हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की गड़बड़े नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी। हिमालय प्रदेश की नदियां, पहली बात तो ये ग्लेशियर पर निर्भर होती है। किस पे निर्भर होती है, ये ग्लेशियर पर निर्भर होती है। जो नदियां ग्लेशियर पर निर्भर होगी, जाहिर सी बात है वो नदियां क्या होगी, 12मासी नदियां होगी, तो ग्लेशियर कभी सूखते नहीं है। ये नदियां वर्षा पर निर्भर होती है, ये वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए ये क्या होती है, ये मौसमी नदियां होती है, सिर्फ वर्षा काल में खूब बहती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही मानसून जाता है तो इनका अस्तित्व उजड़ना लग जाता है, इनके पानी का संकट मंडराना शुरू हो जाता है। ये नदियां जैसी दोस्तों निकल कर आती है तो ये तीव्र ढाल है, इनका ढाल तीव्र होता है, तो तीव्र ढाल होने से ये तेज बहती है। जब तेज बहेगी तो दोस्तों इन नदियों में क्या आएगी, बाढ़ अधिक आएगी। क्या अधिक आएगी, बाढ़ अधिक आएगी। अब इन नदियों में क्या होता है कि दोस्तों इन नदियों का, इनका जो ढाल होता है वो मंद ढाल होता है। मंद ढाल होगा
तो इस नदी की पानी की गति क्या होगी, कम होगी, और इन नदियों में बाढ़ भी कम आएगी। यहां पर बाढ़ भी क्या आ जाएगी, कम ही इसके अंदर बाढ़ आएगी, बाढ़ ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि पानी स्पीड पर आएगा, मिट्टी जल्दी काटेगा, जल्दी काटेगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलेगा तो दोस्तों गड़बड़ी भी हो जाएगी, गड़बड़ होगी तो आपको सबको पता है फिर समस्या तो फिर आनी आनी है। इस तरह से और क्या है, ये नदियां डेल्टा बड़ा बनाती है, हिमालय की नदियां डेल्टा बड़ा बनाती है। कारण, डेल्टा बड़ा बनाने कारण क्योंकि ये मुलायम चट्टानों से बहकर आती है। हिमालय की चट्टान मुलायम है, हिमालय ये दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत है, मुलायम चट्टानों के बीच में से बहती है, मुलायम चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या है कि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा आती रहती है, जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत खतरनाक तरीके से बनती है। अब ये दक्षिणी भारत की सबसे प्राचीनतम भूमि है, चट्टानें बहुत मजबूत है, तो फिर यहां पर वो समस्या तो फिर आएगी। ये नदियां डेल्टा छोटा बनाती है, नाम मात्र का डेल्टा क्या बनाती है दोस्तों, ये डेल्टा छोटा बनाती है, ये नदियां डेल्टा छोटा बनाती है, बना दी। ये कठोर चट्टानों में बहती है, ये कठोर चट्टानों में बहती है, कठोर चट्टानों में बहती है, और इस कारण दोस्तों यहां पर पानी भी इसका साफ होता है, जलोढ़ का निर्माण कम होता है, और इसके मैदान ज्यादा उपजाऊ नहीं होते। इसकी जो जमीन होगी इसके आसपास, इसके आसपास की जमीन कम उपजाऊ होगी, और उधर क्या है कि हर साल एक नई मिट्टी की परत जमती रहती है, और इधर की जो जमीन होगी, इधर की जो जमीन होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक मूल्यवान और अधिक उपजाऊ होगी, और उत्पादन भी अधिक करेगी। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लगातार यहां पर प्रसार रहता है, इस कारण से इसका एक भरपूर हमें फायदा उठाना पड़ जाता है। हिमालय प्रदेश की बड़ी बड़ी बात देखिए। इसके अलावा पानी तेज बह रहा है तो दोस्तों इधर विसर्प ज्यादा बढ़ते हैं नदी में, विसेप क्या करती है, नदी के बीच में ज्यादा बढ़ती है, तो यहां पर विसर्पों का निर्माण अधिक होता है। किसका निर्माण है, विसर्पों का निर्माण अधिक होता है। और इधर की बात करें दोस्तों तो यहां पर विसर्पों का निर्माण, विसर्प, सर्प, विसर्प, विसर्पों का, विसर्प यहां लगेगा मित्रों, ये थोड़ा सा क्या है, जहां टांग रहे हैं उससे पहले बोलना पड़ता है। विसर्पों का निर्माण तो करती है लेकिन कम करती है। नदी में आप सबको पता हो दोस्तों बहकर आता है, क्या बहकर आता है, अवसाद निक्षेप इस नदी में बहुत ज्यादा आते हैं। हिमालय प्रदेश की नदियों में एक बात ध्यान रखें, अवसाद और निक्षेप अधिक आते हैं। इसमें अवसाद और निक्षेप क्या आते हैं, अधिक आते हैं। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अवसाद निक्षेप कम आते हैं। न तो नदी में ज्यादा कचरा तीर कर आता, न तल सतह में चल के आता। अवसाद निक्षेप इसमें बिल्कुल ही कम आता है, न के बराबर आता है। तो दोस्तों भौतिकता के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे, हिमालय प्रदेश की नदियां और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियां। हिमालय प्रदेश की नदियां और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियां, इस तरह से दोस्तों आप इनको अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से आप सबके सामने ये क्लियर होता है बढ़िया से। चलो ये बात अपनी कंप्लीट होगी। एक बात दोस्तों जो मैंने पहले छोड़ दी वो बता देता हूं, बंगाल की खाड़ी में हमारे भारत का पानी जाता है लगभग 78% जाता है, और अरब सागर में लगभग 20% पानी जाता है। बच गया 2%, वो आपका लगभग आंतरिक प्रवाह क्रम में चला जाता है। सर्वाधिक पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। इसलिए दोस्तों इन कॉमन बातों का, छोटी छोटी बातों का हमें यहां पर ध्यान रखना होगा। ये यहां पर अच्छे से क्लियर होने के बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं नदियों से जुड़े अन्य सवालों की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों इनसे जुड़े हुए, वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वो अपने सारे तथ्य अभी देख लेते हैं। कुछ इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
अभी मैं देख लेता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, चलो नदियों से संबंधित जुड़े हुए इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा नदियां कौन से राज्य में है। सर्वाधिक नदियों वाला राज्य, नदियों वाला राज्य, किस राज्य में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती? गजब का सवाल बनता है और वेरी सिंपल, यहां जो आपका राज्य आ जाएगा उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खूब सारी नदियां बहती है। भारतीय सरकार ने किस नदी को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहां पर, किस नदी को एक काल नदी घोषित कर दिया है और इस नदी को एक शब्द इसके लिए और यूज में लिया जाता है, और किस नदी को विनाशक नदी, काल नदी या इसको विनाशक नदी का दर्जा दे दिया है, वो नदी हो जाएगी दोस्तों कोसी नदी। क्योंकि ये कोसी नदी भारत में सर्वाधिक तीव्र भी बहती है। ये सर्वाधिक तीव्र बहने वाली नदी है, तेज बहती है तो नदी मैदान को जल्दी काटती है, प्लस ये माउंट एवरेस्ट के पास से निकल के आ रही है, तेज इतना बहती है कि जमीन को जल्दी काट देती है। इसलिए दोस्तों कोसी नदी एक विनाशक नदी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि पिछले 45 सालों से दोस्तों इसमें लगातार बाढ़ देखने को मिल रही है, इसलिए कोसी नदी का दर्जा दोस्तों ऊपर टॉप में आ गया है। भारत में सर्वाधिक सिंचित ग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? भारत में सर्वाधिक सिंचित ग्रहण क्षेत्र जो आएगा वो हमारी गंगा नदी का है। गंगा नदी का क्षेत्र दोस्तों हमारे भारत में 9 लाख हेक्टेयर भूमि, हमारे भारत में गंगा नदी का सिंचित क्षेत्र आ जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा ही आपको कंफ्यूज करता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहां पर में और की में फर्क पड़ता है। एक प्रश्न तो बनता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में सबसे लंबी नदी, और एक है भारत की सबसे लंबी नदी। दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है अभी बात करता हूं। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में सबसे लंबी नदी, भारत में वो केवल एक आप शब्द यहां पर और यूज कर सकते हो, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह शब्द यूज कर सकते हो। भारत में सबसे लंबी नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से, जिसका उद्गम भी इंडिया में है, जिसका अंतिम बिंदु भी इंडिया में है, तो आप यहां पर दोस्तों एक शब्द का यूज कर सकते हो, वो केवल आपका शब्द है गंगा नदी। वो आप क्या यूज कर सकते हो? गंगा नदी के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की उसका न तो उद्गम से कोई औचित्य है न अंतिम बिंदु से, वो भारत में से गुजर रही है, बस वो बात है। तो गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और भारत की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? या पूर्ण बहाव की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो गोदावरी हो जाएगी 1465। हाँ, गंगा के बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पे गोदावरी आती है, क्योंकि कोई नदी नहीं है ऐसी, लंबी तो खूब है लेकिन वो प्रॉपर इंडिया के अंदर नहीं है। प्रॉपर इंडिया में छोटी का किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं बनता है, छोटी का कोई जबरदस्त प्रश्न नहीं बना। इन पे दोस्तों एग्जाम में आजकल क्या है, आरपीएससी का थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से ना आ जाए तो उस हिसाब से दोस्तों आप प्रश्नों को याद कर सकते हो। बता देता हूं, यहां पर बन सकता है पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली गंगा है, दूसरी नदी यहां पर गोदावरी हो जाएगी। और गोदावरी नदी की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई 1465 है। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र का नाम पहले नंबर पे है, दूसरा नाम सिंधु का आएगा 2880 किलोमीटर। पहली ब्रह्मपुत्र है और दूसरी आपकी सिंधु है, जो इंडिया में से गुजर के जाती है। वर्तमान में भारत के एक भी राज्य में नहीं बहती है सिंधु नदी, सिर्फ ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, लद्दाख और कश्मीर में। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य में सिंधु नदी नहीं बहती है। पूर्ण भाव की दृष्टि से गोदावरी नदी सबसे लंबी हो जाएगी। चलो ये बात भी आपकी कंप्लीट हो जाती है।
भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? नेशनल रिवर की बात करें तो वो भारत की गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी में दोस्तों एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे गंगोई डॉल्फिन का दर्जा मिल गया है। गंगोई डॉल्फिन क्या है? गंगोई डॉल्फिन क्या है मित्रों, इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। गंगोई डॉल्फिन ये अभी हाल ही में इसको दोस्तों डॉल्फिन को दर्जा दिया गया हमारे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव का। इसे हमारे भारत में राष्ट्रीय जल जीव का क्या दिया गया है? इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखें। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये बहुत गजब की बात है साथियों। खास बात यह है कि भारत में ही सबसे बड़ा दुनिया का विशालकाय डेल्टा है और वो डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। हमारे भारत के अंदर ही आता है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा आएगा? सुंदरवन का डेल्टा। इस तरह से दोस्तों आपका यहां पर बनेगा ही बनेगा। तो मोटी मोटी ले दे की बात है दोस्तों कंप्लीट होगी। मैं एक दो प्रश्न और आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। एक दो आपके अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। वो कौन से हैं देखिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भौतिकता के आधार पे जो बता रहा हूं ना, यही पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आंतरिक प्रवाह क्रम में दोस्तों कभी इंडिया में हाईलाइट नहीं हुआ है क्योंकि हाईलाइट करने लायक कुछ है नहीं, इसलिए नहीं हुआ है। आंतरिक प्रवाह क्रम नाम मात्र भाग आता है और आंतरिक प्रवाह क्रम की दोस्तों सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, जो हिमालय की सबसे निम्न श्रेणी शिवालिक श्रेणी में कालका की पहाड़ी से निकलती है। और ये दोस्तों कालका की पहाड़ी हिमाचल से निकलने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहने के बाद पाकिस्तान में जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है इस नदी की। 150 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, बाकी अन्य राज्यों में बहती है। घग्गर नदी हमारे आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है। प्राचीन काल में दोस्तों ये बड़ी पूजनीय नदी के रूप में जानी जाती थी। इसका नाम था सरस्वती नदी। ये प्राचीन काल में सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर इसका नाम आता था। सप्त सिंधु प्रदेश में इस नदी को जाना जाता था। तो दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी बातें मैंने आज आपके सामने क्लियर की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अपवाह प्रणाली क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें दो टॉपिक को पढ़ाया जाता है, एक नदियां और एक झीलें। अपने सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है नदियां। नदियों के बाद फिर मैंने कहा कि जलवाहिकाओं का निश्चित क्रमबद्ध प्रवाह अपवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। यह बात भी क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर बताया कि अपवाह क्षेत्र और प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है। प्रणाली को आप तंत्र भी कह सकते हो, सिस्टम भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। अब नदी के ऊपर सबसे विशेष इकाई होती है बांध, और बांध का काम संग्रहित करना, जल को एकत्रित करना, नियंत्रित करना, वितरण करना, वितरित करना, जल को डिस्ट्रीब्यूट करना। मुख्य जल वाहिका तथा उसकी सहायक वाहिकाओं से बने हुए तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली के नाम से। यदि यहां पर दोस्तों अपवाह प्रणाली ना आए तो दोस्तों यहां पर ओब्लिक लगा के आप ये भी लिख सकते हो कि यहां पर अपवाह तंत्र आ सकता है। चाहे आप अपवाह तंत्र लिख दो, चाहे अपवाह प्रणाली लिख दो, अर्थ एक ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या पढ़ पाते हैं? नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं अपवाह प्रणाली के दो बड़े बड़े भाग हैं, आंतरिक प्रवाह क्रम और सागरीय प्रवाह क्रम। फिर इसके पूरे होने के बाद बात आती है मैप के माध्यम से समझा कि वो कैसे हैं। आंतरिक प्रवाह क्रम में, अरब सागरीय प्रवाह क्रम में, बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम में कितना डिफरेंस है, कितना इन आपस में इनमें अंतर है। हमारे भारत के आसपास कौन कौन से जलीय सीमा लगती है। मैंने कहा था ये डिपेंड करता है लोकल क्षेत्र पे, लोकल लोकेशन पे। दुनिया में अलग अलग देश है, सभी के अलग अलग लोकेशन है, आसपास कौन कौन से जल क्षेत्र उसके पास में, उस पर डिपेंड करता है। ये पूरा होने के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया सागरीय प्रवाह क्रम वास्तव में जल प्रवाह के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। दो भाग, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। वो तो सागरीय प्रवाह क्रम दो भागों में हो गया। अरब सागरीय फिर दो भागों में, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। बंगाली खाड़ी की सिंगल प्रवाह क्रम में 78% पानी हमारा बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत ही जाता है और 20% पानी अरब सागरीय में चला जाता है। ये बात पूरी हुई थी। फिर दोस्तों गजब, ये पॉइंट है ना, इसको तो आप दोस्तों लिखोगे
बकायदा ऐसा मैप बना के इसको तो खास करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसलिए लिखना पड़ेगा, आपको इसलिए लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही गजब की बात है। भौतिकता के आधार पर नदियों की डिवाइडेशन है, हिमालय प्रदेश की नदियां और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश की नदियां, दोनों में किस किस प्रकार से क्या है, ये बात अपनी कंप्लीट होने के बाद फिर अपने लास्ट में आए थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट शुरू किए। सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है, भारतीय सरकार ने किस नदी को विनाशक नदी घोषित किया है, सर्वाधिक सिंचित ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों के साथ दोस्तों आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और अब हम पढ़ेंगे हिमालय प्रदेश की नदियां, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अपवाह प्रणाली भाग नंबर 2, और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हिमालय नदी प्रवाह तंत्र किस प्रकार से बहता है। जैसा कि आपको पहले की क्लास में बताया गया कि यहां पर नदी प्रवाह के आधार पर, भौतिकता के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग हिमालय प्रदेश की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो दोस्तों आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं अपवाह प्रणाली का दोस्तों शानदार पार्ट, और अपवाह प्रणाली के इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे वो आप दोस्तों अभी मेरे साथ देखते रहिए। बड़ा ही गजब का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक शुरू हो रहा है अपवाह प्रणाली, और इसी अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय प्रदेश की नदियां। कौन से प्रदेश की नदियां? हिमालय प्रदेश की नदियां। चलो ये सब दोस्तों हेडिंग वगैरह आप सबको पहले ही पता लग चुकी है। जरा हम देखते हैं दोस्तों हिमालय प्रदेश की अपवाह प्रणाली को, कैसे कैसे ये नदी और कहां कहां पर बहती है और किस प्रकार का अपना प्रवाह बनाती है। इन पूरी बातों को दोस्तों अभी हम मानचित्र के माध्यम से रखेंगे, और मानचित्र के माध्यम से दोस्तों आप सबके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों कि आप सबने देखा, और ये दोस्तों पूरा भारत का मानचित्र आप सबके सामने, और इस मानचित्र में दोस्तों हमें थोड़ा सा फील करना है। और आपको बता दूं हमारे भारत के दोस्तों उत्तर पूर्व में यहां पर एक विशाल काय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और यहां पर ये जो विशाल काय दोस्तों पर्वत श्रृंखला फैली हुई है ना, ये जो यहां पर विशाल काय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इसी विशाल काय पर्वत श्रृंखला को जिस नाम से जाना जाता है वो दोस्तों आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये, और सबसे ऊंची भी पर्वत श्रृंखला है। चलो ये आप सबके सामने दोस्तों बन चुकी है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वत श्रृंखला आप सबके सामने दोस्तों रेडी हो चुकी है। अब हमें देखना है कि हमारे भारत में, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले की क्लास में एक बात बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, वही बात दोस्तों मैं अब आप सबके बीच में पुनः एक बार अच्छे से दोहरा रहा हूं कि हमारे भारत देश में, कौन से देश में? हमारे भारत देश में टोटल बताया जाता है कि 4000 नदियां प्रवाहित होती है। हमारे भारत देश में कुल 4000 नदियां दोस्तों प्रवाहित होती है, लेकिन भारत को नदियों का प्रदेश नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा देश है यहां पर। ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना, ये छोटी सी जो लोकेशन बन रही है, ये दोस्तों एक छोटा सा देश है यहां पर। इस देश का नाम है बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश को कहा जाता है। यहां पर दोस्तों आपका छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। इसे क्या बोलेंगे साथियों? इसी को नदियों का देश कहा जाता है। देखिए ये बांग्लादेश, ये इसे बोलेंगे नदियों का देश, लेकिन दोस्तों यहां पर 4000 नदियां नहीं है, और हमारे भारत में 4000 नदियां, फिर भी इसे नदियों का देश नहीं बोला जाता। उन 4000 नदियों में एक पार्ट तो बताया कि वो नदी जो हिमालय प्रदेश से आती है, और दूसरा दोस्तों आपका यहां पर पोर्शन बनेगा ये साउथ वाला पोर्शन जो मैं आपको मैंने बताया कि ये आपका कौन सा एरिया है, इसको बोला जाता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसको क्या बोलेंगे? इसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहा जाएगा। चलो ये आपका हो जाता है दक्षिणी
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कंप्लीट है ना। इस पोर्शन में से हिमालय प्रदेश जो एरिया आप देख रहे हो दोस्तों, इधर से निकलती है लगभग 3000 नदियां, और इनमें से अधिकतर 12 और है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की जो नदियां हैं, यहां से निकलती है दोस्तों 1000 नदियां। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से लगभग कितनी नदियों का उद्गम होता है? लगभग दोस्तों 1000 नदियों का उद्गम होता है। और मेरे प्यारे साथियों, हिमालय प्रदेश से 3000 नदियों का उद्गम होता है। लगभग कितनी नदियां? लगभग 3000 नदियों का उद्गम आपके हिमालय प्रदेश से ही होता है। करवा दिया। हिमालय प्रदेश से जो नदियां आती है, हिमालय प्रदेश से जो नदियां दोस्तों आती है, उसे बांटा गया है 3 तंत्रों में। एक तो आपकी सबसे प्रमुख जो नदी तंत्र हो जाएगा दोस्तों, आपका यहां वाला ये जो नदी तंत्र यहां पर बनेगा, ये जो तंत्र है इस प्रकार से, इस पूरे तंत्र को कहा जाता है गंगा नदी का तंत्र। इस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये प्रवाह क्षेत्र बनेगा। ये दोस्तों इस प्रकार से आप जो देख रहे हो, यहां ये जो इधर वाला तंत्र बनेगा, इस तंत्र को कहा जाएगा सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र। सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र। चलो ये वाला भी आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। और फिर दोस्तों इधर से एक नदी आती है इस प्रकार से, जिसका नाम है, इधर से एक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम क्या है? इधर वाली का नाम है मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये लो जी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। हमारे हिमालय प्रदेश की नदियों को आप बड़े बड़े स्तर पे दोस्तों यहां पर कहना चाहो, हमारे भारतीय नदियां, और अब बनाऊंगा नदियों का तंत्र, और वो भी कौन सी? हिमालय नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा यहां पर डिवाइडेशन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा जिसका योगदान है वो है गंगा नदी का तंत्र। गंगा नदी का तंत्र। चलो आ गया जी। नंबर 2 पोर्शन इसमें जो दोस्तों आ जाएगा, गंगा नदी के साथ साथ यहां पर आएगा दोस्तों सिंधु नदी का तंत्र। ये लो, सिंधु नदी का तंत्र। चलो ये भी आ गया। तीसरे पोर्शन की यदि हम बात करते हैं, वो आ जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नदी तंत्र अपने क्या हो जाती हैं? कंप्लीट। अब देखना यह है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा नदी का तंत्र किस प्रकार से डिफाइन करना है और कैसे दोस्तों हम इसको बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। अभी आप देखते जाओ। ये तो दोस्तों आपको मैंने समझाया, ये तो अपना पॉइंट यहीं पर क्लियर होता है। और इसी के साथ दोस्तों फिर से एक नए मानचित्र की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। नया मानचित्र आप सबके सामने दोस्तों उन्हें ले आते हैं। एक बार ये देखिए दोस्तों, आपने देखा पूरा मानचित्र दोस्तों आप सबके सामने है। कुछ राज्यों की लोकेशन बना रहा हूं आपके सामने। यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, यहां पर एक राज्य है और इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और मित्रों यहां पर जो आपका राज्य है, इस राज्य का नाम है झारखंड, सॉरी बिहार। और बिहार के बाद मित्रों यहां पर जो राज्य है, इस राज्य का नाम है झारखंड। और इसके बराबर में ये जो कटी फटी शेप में ये जो राज्य है, इसका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। बड़ा बड़ा आप देख रहे हो पूरा एरिया, यह पूरा का पूरा एरिया दोस्तों जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, यही गंगा नदी का दोस्तों मुख्य प्रवाह है। गंगा नदी का उद्गम मुख्य 2 धाराओं के रूप में होता है। गंगा नदी का उद्गम मुख्य 2 धाराओं के रूप में होता है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से बहने के बाद यह बिहार में होती हुई, झारखंड में सीमा प्रदान करती हुई, यह पश्चिम बंगाल में जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पुनः 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से 2 भागों में बंट के अपना प्रवाह क्षेत्र भी डिवाइड कर लेती है और इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र यहां पर बन जाता है। और यही दोस्तों गंगा नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र है। तंत्र को यदि दोस्तों आप मिला देते हो, इस तंत्र को जो आपने ये कवर किया है, तो दोस्तों
कुल मिलाकर गंगा नदी तंत्र 9 लाख हेक्टेयर भूमि में जलापूर्ति करती है दोस्तों। यहां पर पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य होता है। होया कि नहीं हुआ? ये लो दोस्तों, यहां पर लाभ पहुंचाने का कार्य आपका पूरा हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों अपने नेक्स्ट अब पहुंचते हैं। ये मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि गंगा नदी की प्रॉपर लोकेशन क्या है। ये हमने दोस्तों आपको क्या बता दी है? लोकेशन बता दी कि गंगा नदी की प्रॉपर लोकेशन क्या है। ये बात तो दोस्तों आपकी कंप्लीट होगी। अब हम विदाउट इस मैप के गंगा नदी को डायरेक्ट जानेंगे कि गंगा नदी का किस प्रकार से कैसे दोस्तों यहां पर एरिया बनता है और कंप्लीट इसको अपने हैंडल करेंगे। ये अब इसको करते हैं गायब। यहां से सभी विद्यार्थी पूर्ण रूप से अपना ध्यान सामने बनाए रखें। मैं दोस्तों आप सबके सामने जो बना रहा हूं आपको पता होना चाहिए, यह है गंगा रिवर सिस्टम। ये क्या है? गंगा रिवर सिस्टम। दिख रहा है ना आपको? एकदम बढ़िया से, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है दोस्तों, पूरा विश्वास है मुझे। हमें चलना है भारत के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी के अंदर 2 अलग अलग ग्लेशियर दोस्तों, एक का नाम है गंगोत्री और एक इसके पास में पड़ता है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। चलो देखते हैं ग्लेशियर को। सर्वप्रथम हम दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार यहां पर ये धाराएं निकलती है और अपना योगदान बराबर बनाती है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे साझा करूंगा कि ग्लेशियर इस तरह से यहां पर एक शेप में ग्लेशियर तैयार हुआ। और ये जो आपने ग्लेशियर देखा, दूर से देखने पर इस ग्लेशियर की आकृति नजर आती है जैसे कोई ये गाय के मुख के समान है, जैसे कोई ये गाय के मुख के समान है। इसलिए दोस्तों इसे गौमुख हिमानी के नाम से भी जान लिया जाता है। इसे किस हिमानी के नाम से जान लिया जाता है? इसे गौमुख हिमानी के नाम से जान लिया जाता है। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी जानते हैं जान लिया, बहुत ही बढ़िया। अभी आप देखें, 1 मिनट दोस्तों मैं पूर्ण रूप से आपको समझा देता हूं। यह देखा दोस्तों आपने, ग्लेशियर हो गया। इसी के पास एक ग्लेशियर और है मेरे साथियों, यहां पर एक ग्लेशियर और है, देखते रहिए आप। ये जो आपने ग्लेशियर देखा, नाम क्या है दोनों को वो भी देख लेंगे। इधर से भी दोस्तों एक जबरदस्त धारा निकलकर आती है, इधर से भी एक जबरदस्त धारा निकलकर आती है। ये लो जी, ये निकलकर आ गई। और ये विशालकाय धारा इस प्रकार से दोस्तों इधर से भी एक धारा निकलकर आती है। और दोनों धाराएं दोस्तों आपस में एक जबरदस्त क्या करती है? इस संगम करती है। चलो, ये दोनों धाराओं के बीच में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। कहां हुआ बताएंगे। 2 धाराएं कंप्लीट हो गई? बिल्कुल जी हो गई। चलो पहले इसको अपने एक बार कवर कर देते हैं। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है दोस्तों गौमुख हिमानी, या इसे कहा जाता है गंगोत्री हिमानी। उत्तराखंड में जब तक मैं किसी भी नए राज्य का नाम नहीं लूं तब तक दोस्तों आपको नया राज्य नहीं बताना है, तब तक दोस्तों उत्तराखंड अपना काम करता रहेगा। फिर बराबर में यहां पर जो आपने ग्लेशियर देखा, इस ग्लेशियर को बोलते हैं संतोपथ ग्लेशियर, या इसे कहा जाता है दोस्तों सतपथ ग्लेशियर, या इसे बोलते हैं संतोपथ ग्लेशियर, या इसे बोलते हैं सतपथ ग्लेशियर। ये भी उत्तराखंड में और वो भी उत्तराखंड में। क्लियर? बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे भी नहीं होगा। जहां पर दोस्तों ये दोनों धाराएं आपस में आकर मिल जाती हैं, इस जगह को जिस नाम से जाना जाता है वो जगह है दोस्तों देवप्रयाग। ये दोनों धाराएं आपस में जहां आकर मिलती है, इस धारा को किस नाम से जाना जाता है? इसे देवप्रयाग के नाम से जान लिया जाता है। चलो बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ दोस्तों। दोनों धाराओं को देवप्रयाग में मिलन हो जाता है और ये दोनों धाराएं मिलकर यहां पर वास्तव में गंगा कहलागी। वेरी गुड, गजब। अब जरा थोड़ी सी अपने इन पे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं नदियों के नाम को लेकर। ये जो धारा आपने देखी दोस्तों, इस धारा का नाम है भागीरथी। गंगा का उद्गम तो वास्तव में देवप्रयाग से ही होता है
और मूल रूप से धारा जो है गौमुख से आती है, उसका नाम भागीरथी है। और इधर संतोपत से जो दोस्तों धारा आ रही है ना, ये जो नदी आप देख रहे हो, इसका नाम है अलखनंदा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अलखनंदा। कौन सी नंदा? एक बार बोलो मेरे साथ, कौन सी नंदा? अलखनंदा। यहां कौन सी? भागीरथी। दोनों का जहां पर संगम हुआ, दोनों जहां पर आके मिली, वो जगह कौन सी? देवप्रयाग। मिल गई देवप्रयाग में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब एक आपको लेटेस्ट न्यूज देता हूं दोस्तों, गजब वाली लेटेस्ट न्यूज। खतरनाक यह है कि दोस्तों संतोपत के अंदर यहां पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहां संतोपत में जो यहां पर भव्य मंदिर बना हुआ है ना, और ये भव्य मंदिर जिनका बना हुआ है वो है दोस्तों बद्रीनाथ महादेव का। बोलो हर हर महादेव, हर हर गंगे। ये यहां पर बद्रीनाथ महादेव का मंदिर हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक यहां पर ग्लेशियर और है। अब बोलेंगे सर जी हिमालय काला है क्या? अरे बर्फ को उतार के देखे तो नीचे काला ही निकलता है, बर्फ ढकने के बाद सफेद दिखता है। अब यहां से भी एक धारा और निकल रही है। आजा भी, तू भी आजा, तू क्यों देरी कर रही है? और ये धारा निकल गई इस प्रकार दोस्तों, ये आके अलखनंदा में मिल जाती। अब दोस्तों ये जो आपने यहां पर धारा देखी, ये जो आपने यहां पर धारा देखी, इस धारा का नाम है दोस्तों मंदाकिनी। इस धारा को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी के नाम से। सवाल आपका यह भी बनेगा कि सर जी ये धारा जो आ रही है कहां से आ रही है? ये धारा जहां से आ रही है ना, वो है दोस्तों जगह, इसका नाम है केदारनाथ। 2013 में जो बाढ़ आई थी ना, वो 2013 में बाढ़ जो आई थी इसी केदारनाथ में मंदाकिनी में आई थी। वो प्रत्यक्ष रूप से पानी तो गंगा के अंदर ही आएगा ना, गंगा में तो आएगा। चलो आ गई। जहां आकर इनका आपस में होता है संगम, उस जगह का नाम है दोस्तों रुद्रप्रयाग। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। केदारनाथ से निकलकर मंदाकिनी नदी जहां पर आकर मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। और इसी तरीके से मेरे साथियों, इधर से ये जरूर आप ध्यान में रखना, ये काफी हद तक दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। दो नदियां आपको मैं इधर से और बताऊंगा, हिमालय से निकलकर आती है, और यहां से जो दो नदियां निकलकर आती है दोस्तों, दोनों नदियों के बारे में जरा थोड़ी थोड़ी बात होनी दोस्तों कंपलसरी है। एक नदी जिसका नाम है विष्णु गंगा, इस तरह दोस्तों एक नदी और आकर मिल रही है। और इसी तरीके से एक नदी और आकर मिल रही है, इधर हिमालय से ही आ रही है। और दोस्तों इस नदी को कहा जाता है नंदाकिनी। देखो एक जैसे नाम है, इधर वाली का नाम है मंदाकिनी, इधर वाली का नाम है मंदाकिनी। कैसे याद करना है? पक्का याद करवा दूंगा, थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें। अभी रुको साथियों, कुछ सेकंड रुकिए। यह नदी जो आपने देखी, इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है साथियों पिंडार नदी। ये लो जी आपकी पिंडार नदी होगी। कौन सी नदी होगी? पिंडार होगी। कहां आकर मिल रही है देख लेते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जहां पर आकर मिल रही है, इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी जहां पर आकर मिल रही है दोस्तों, इस जगह का नाम है नंदप्रयाग। नए से नंदाकिनी और नए से बन जाएगा नंदप्रयाग। नए से नंदाकिनी और नए से बन जाएगा नंदप्रयाग। और इधर से आ रही है मंदाकिनी, इधर से दोस्तों आ रही है मंदाकिनी। यह जहां कर आकर मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। बताओ इतना प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आशा करता हूं कि दोस्तों इतना प्रोग्राम तो आपको हरगिज से समझ में आया ही आया होगा। चलो दोस्तों, मुख्य धारा कौन सी है बता दूंगा। मुख्य धारा कौन सी है? रुको, एक इंपॉर्टेंट बात और रहेगी रे, बताओ कौन सी रहेगी? कर लेते हैं पूरी।
देखो दोस्तों, हिमालय से झरने झरने आते हैं। यदि आप ऋषिकेश से नीलकंठ जाओगे तो आपको 600-700 झरनों का सामना करना पड़ जाएगा उतनी देर में। उनकी कोई गिनती नहीं है उन झरनों की। चलो कोई बात नहीं, नहीं गिनती तो नहीं करेंगे, ओके। इस तरह से दोस्तों फिर हिमालय की श्रेणी से फिर एक नदी निकलकर आ जाती है। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाओ। ये लो दोस्तों, नदी निकलकर आई 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 आई, और इसके बाद में ये लो, ये दोस्तों आपका यहां पर मामला कवर हो जाता है। ये जो आपने नदी यहां पर देखी है ना, इस नदी को कहा जाता है बिलंगना। ये जो आपने यहां पर नदी देखी है ना, इस नदी का नाम है बिलंगना। आप याद रखें, इस नदी को बिलगन्ना नहीं बोलोगे, बिलगन्ना बोलोगे तो गलत हो जाएगा। आपको बोलना है बिलंगना। क्या बोलोगे? बिलंगना। जहां पर इनका आपस में संगम होता है, जहां पर आपस में इनका संगम होता है, इस जगह का नाम है दोस्तों गणेश प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? इस जगह का नाम है गणेश प्रयाग। और इस गणेश प्रयाग में यहां पर जो दोस्तों बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। मैं आपको जरा इधर बता देता हूं, गणेश प्रयाग में जो यहां पर बांध बना हुआ है दोस्तों, इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? इसे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध को यदि आप नहीं जानते तो दोस्तों जानना पड़ेगा, क्योंकि टिहरी बांध आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिहरी बांध आपके लिए दोस्तों बहुत ही रोचक और इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसे जानना दोस्तों आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओके रिपोर्ट, यहां तक ओके रिपोर्ट है ना दोस्तों? अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं जरा। अब मुझे बताएं कि इसमें यहां तक दोस्तों गंगा नदी यहां तक आके एक नदी बनती है, आगे से एक बन के बहेगी। अब इतने प्रोग्राम में कोई समस्या है क्या? मुख्यतः धारा, दो धाराएं बताएं, मुख्य दो धाराएं बता दूंगा, क्या दिक्कत है? मुख्य दो धारा ये है, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं ये ट्रैक बना रहा हूं नदी में बीच में, ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मुख्य दो धाराएं कौन सी है। गंगा नदी का उद्गम भी मुख्य दो धाराओं से होता है और इसका अंत भी मुख्य दो धाराओं से ही होता है। चलो ये लो जी, इसका नाम है अलखनंदा और इसका नाम है मित्रों भागीरथी। अलखनंदा और भागीरथी दोनों आकर जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। जहां पर आकर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। और देव पर अब तक मैंने किसी भी स्थान के आगे कोई राज्य का नाम नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उत्तराखंड के अलावा कोई नया राज्य आया ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा। हाँ चलो, ये प्रोग्राम पूरा सेट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, कर देते हैं, ये लो, ताकि क्या है कि हम कार्यक्रम को और आगे इसके कार्यक्रम की मर्यादा पूरी बनाए रखें। इधर हो जा, इधर हो जा, अब ठीक है। चलो दोस्तों, कार्यक्रम पूरा आपके सामने तैयार है। नदी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी नदी को और लंबी कर देते हैं जरा। देखो यहां से नदी चली और ये नदी दोस्तों गंगा के रूप में बन जाती है और गंगा के रूप में बहती बहती आगे जाएगी और आगे जाने के बाद दोस्तों इसके अंदर एक नदी का और मिलन हो जाता है। कैसे होगा? कर देंगे, अपने हाथ की बात है। देखो साथियों, इसी उत्तरकाशी में यहां पर एक फिर दोस्तों आपको पहाड़ी मिलेगी, एक यहां पर ग्लेशियर मिलेगा। उस ग्लेशियर का नाम है, दूर से देखने पे दोस्तों, ये ध्यान से देखने पर ये दूर से ये नजर आता है एक बंदर की तरह, जैसे कोई बंदर की पूंछ लटक रही है। बंदर की पूंछ हमें नजर आती है दूर से देखने पर, इसलिए दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बंदर पूंछ हिमानी के नाम से, हिमानी मानी ग्लेशियर। अब आप इसे पहचान जाओगे, इसी बंदर पूंछ हिमानी को कहा जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसे यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बंदर पूंछ और यमुनोत्री एक ही बात है, और यहीं से दोस्तों निकलकर आती है आपकी नदी, और इसी नदी का नाम है मेरे साथियों यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी रे बाबू? ये नदी हो जाएगी आपकी
यमुना नदी। इस प्रकार से दोस्तों इन दोनों का आपस में यहां आने के बाद में संगम होता है। और ये जो संगम स्थान है ना, इस संगम स्थान को किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रयागराज को पहले बोलते थे 2018 से पहले इलाहाबाद। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। समझ में आ गया ना? साफ सुथरा लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ सुथरा। अब जहां पर आप पहुंच गए वो जगह है इलाहाबाद। इसे वर्तमान में क्या बोला जा रहा है? इसे वर्तमान में प्रयागराज बोला जा रहा है। और ये कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। आ गया जी? आ गया जी? कोई प्रॉब्लम क्या? नो प्रॉब्लम। अब आपको देखना है, कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ जगह जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां इसके ऊपर आएगी। कौन सी जगह है जरा हम भी देखें उन इंपॉर्टेंट जगह को, कौन सी वो जगह है। चलो दोस्तों अभी आपको हम दिखा देते हैं, हरे हरे कलर में दिखाएंगे वो जगह कौन सी है। देवप्रयाग को जैसे ही दोस्तों आप यहां पार करते हो, देवप्रयाग को पार करने के बाद में यहां दोस्तों एक जगह आती है। उस जगह का नाम है ऋषिकेश। देवप्रयाग के बाद में एक जगह आएगी जिसका नाम क्या है? ऋषिकेश। गजब की जगह है ऋषिकेश। ऋषिकेश को दोस्तों जैसे ही आप यहां पर पार करोगे तो फिर यहां पर दोस्तों एक डैम भी बना मिलेगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह भी है। और उस इंपॉर्टेंट जगह को कहा जाता है हरिद्वार। कौन सी जगह बोलेंगे दोस्तों? हरिद्वार बोलेंगे। ये दोनों स्थान इंपॉर्टेंट हैं। किस दृष्टि से? दृष्टि भी बता देंगे। ये देखो दोस्तों, ये ऋषिकेश आ गया और यहां पर आपका हरिद्वार आ गया। और इसी हरिद्वार में दोस्तों एक बांध बना हुआ है। और इसी हरिद्वार में जो दोस्तों बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है भीमगोड़ा बैराज। उस बांध का नाम क्या है? भीमगोड़ा बैराज। कभी भी इसके ऊपर दोस्तों प्रश्न नहीं पूछा गया भीमगोड़ा बैराज पे। भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार में है। यदि उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आती है तो उस बाढ़ को नियंत्रित करने का जो काम किया जाता है, उस बाढ़ को जहां से कंट्रोल किया जाता है, वो दोस्तों हरिद्वार नामक जगह है। इस हरिद्वार से ही इसको यहां से कंट्रोल किया जाता है। कर दिया कंट्रोल। अब बताओ किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बता दो कोई प्रॉब्लम। आशा करता हूं कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और हरिद्वार के बाद दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां से ये प्रथम बार मैदान में प्रवेश करती है। ये ऐसी जगह दोस्तों जहां से पहली बार गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में क्या कर जाती है? प्रवेश करती है। लॉजिक करवा दिया। हरिद्वार एक ऐसी जगह है, इस जगह के बाद पूर्ण रूप से मैदान ही मैदान है। पूर्ण रूप से मैदानों में नदी प्रवेश कर जाती है। दोस्तों यहां पर मैदान ही मैदान है। मैदानी मैदानों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में आपको एक नदी और बता दूं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी मैं आपको और बता दूं। यहां पर दोस्तों नैनीताल साइड से निकलकर आती है एक नदी और उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ऐतिहासिक युद्धों में दोस्तों इस नदी का बड़ा योगदान रहा हुआ है। कई युद्ध इस नदी के किनारे हुए हैं। तो आपको बता दूं यहां से जो नदी निकलकर आ रही है इस नदी का नाम है दोस्तों रामगंगा। ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा नदी। जहां पर आपस में मिलन हुआ, जहां पर आपस में इनका संगम हुआ, उस जगह का नाम है दोस्तों कन्नौज। जहां पर इनका आपस में संगम होता है उस जगह का नाम है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज में जाकर आपस में इनका संगम हो जाता है। हो गया संगम। देखो दोस्तों इधर गंगा नदी का प्रवाह है। ये जो आपने यहां पर देखी दोस्तों, ये मुख्य वो गंगा नदी है। ये गंगा नदी, मुख्य गंगा नदी इस प्रकार आगे बहती हुई जा रही है और इस प्रकार जा रही है। मैंने सिर्फ गंगा नदी की मुख्य धारा
और गंगा नदी को हाईलाइट आप सबके बीच में किया है। इसको हाईलाइट करने के बाद दोस्तों आपको बता दूं, गंगा और यमुना इधर वाली जो नदी है बराबर में, इस नदी का नाम जरा आपको पहले ही बता देता हूं। इस नदी का नाम है यमुना नदी। देखिए दोस्तों, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे बहुत सारे स्थान आएंगे। उन बहुत सारे स्थानों में सबसे इंपॉर्टेंट स्थान बता दूं आपको, एक स्वयं नगर आएगा। उस नगर का नाम ही दोस्तों यमुना नगर है। आप मुझे बताना, टिप्पणी करके इस बात का जवाब देना कि यमुना नगर कहां पड़ता है। यमुना नगर के बाद में साथियों, हमारे भारत की राजधानी, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसी राजधानी पर आएगी। पूरे एनसीआर को चीरकर बहती है, एनसीआर में बहती है। और इसके बाद साथियों, इस पर एक जाना माना स्थान आएगा दिल्ली के बाद में, और वो जगह है दोस्तों वृंदावन। वृंदावन से कुछ दूरी पर दोस्तों यहां इस किनारे एक जगह आएगी जिसका नाम है मथुरा। और मथुरा से दोस्तों कुछ दूरी पर फिर एक जगह आएगी मोहब्बत की मिसाल, जहां पेश की गई थी उस आगरा के ताजमहल के पीछे से ये नदी निकलती है। और दोस्तों इसी तरह से इसी नदी के किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान भी आएगा, और उस इंपॉर्टेंट स्थान का नाम है मुरादगंज इटावा। और आगे चलकर ये यमुना नदी किसमें आकर मिल जाती है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। बड़े स्तर पे दो नदियों का आपस में संगम होता है, लेकिन एक आंतरिक नदी भी माना जाता है कि यहां पर बह के आती है इनके बीच में, जिसका नाम सरस्वती है। अप्रत्यक्ष रूप से इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती का यहां पर संगम बताया जाता है। एक आंतरिक नदी है और दो प्रत्यक्ष रूप से नदी आती है। और इलाहाबाद का दोस्तों अच्छा धार्मिक महत्व होने के कारण इसी इलाहाबाद को बोलते हैं देवताओं का निवास स्थान। इसे इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? इसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। इसे देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। दोस्तों शायद ही कभी जिंदगी में मैंने आपको इतने प्यार से नदियां पढ़ाई होगी। ऑफलाइन कोचिंग में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोचिंग वालों का डंडा होता है कि आ कराओ पूरा, आज मत चेप दो, पूरा करवाओ, 20 दिन में कराओ, 30 दिन में कराओ। लेकिन दोस्तों यहां मैं स्वतंत्र तरीके से आपको मैं जीके पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। अभी देखो दोस्तों कितनी देर होगी, अभी तक गंगा नदी आदि भी नहीं हुई अपनी। और प्रयागराज में जहां देवताओं का निवास स्थान दोस्तों, वहां पर गंगा नदी आपस में, गंगा और यमुना आपस में आके मिल जाती है। इस बात कर ले कन्नौज की, बात कर लो मैं थोड़ी सी कन्नौज की। दोस्तों कन्नौज वही जगह है जिसे प्राचीन काल में कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। और हर्षवर्धन जैसे शासक के टाइम में, प्रतिहार शासकों के टाइम में यह भी एक कृषि केंद्र हुआ करता था। यह प्राचीन भारत का हमारा कृषि केंद्र था। इसलिए दोस्तों हर किसी ने कन्नौज पर आक्रमण करने की ठानी थी। हर कोई चाहता था कि हम कन्नौज पर आक्रमण कर लें। यही कारण था दोस्तों कन्नौज को हड़पना कोई चाहता था, क्योंकि ये प्राचीन भारत में हमारा कृषि का केंद्र रहा हुआ है। दुआब सोच के देखो यार, दुआब क्षेत्र के बीच में आता है। ये दुआब क्षेत्र ऐसा इतना उपजाऊ भूमि का एरिया है कि यहां पर दोस्तों हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन इसी एरिया में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी दोस्तों इसी एरिया में होता है, गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र में होता है। ये दोस्तों गजब की बात है, यहां पर ये सबसे खास बात है। समझ गया ना बात को? इस तरह से दोस्तों आपका यहां तक तो आपका कवर हो गया। छाप लो नक्शे को। बताओ किसी प्रकार की समस्या है तो दोस्तों नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? चलो ये दोस्तों आपने पूरा कर दिया होगा। चलो अब इसको दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मुझे यहां पर इसको साफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको दोस्तों यहां पर मुझे साफ करना पड़ सकता है, क्योंकि नदी को इसी क्रम से मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये लो जी। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं। एक साथ पूरा मैप कवर करेंगे। चलो ये थोड़ा थोड़ा स्पेस दोस्तों हम एडजस्ट करके चलेंगे। ये जो आपने रामगंगा नदी लिख रखा है इसका भी स्पेस बचाएंगे,
सारा स्पेस करेंगे, गायब कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पर जो था दोस्तों आपका, कौन सी नदी है ये नदी है रामगंगा। ये लो जी, रामगंगा नदी, यही था। ये जो जगह थी यहां पर, इसका नाम क्या था? प्रयागराज। प्रयागराज से पहले क्या बोलते थे? इसे इलाहाबाद बोलते थे। और यही आज के टाइम में दोस्तों क्या कहलाता है? यही आज के टाइम में देवताओं का निवास स्थान कहलाता है। इसे बोलते हैं देवताओं का निवास स्थान। अब यह नदी आगे बढ़ेगी। प्रयागराज के बाद दोस्तों फिर से यह नदी उत्तर प्रदेश में बहती हुई और यह बिहार में बहती हुई झारखंड को पार करती हुई नदी यह पहुंच जाती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर यहां पर एक डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम है, इस डैम को कहा जाता है फरक्का बांध। इस डैम को किस नाम से जाना जाता है? इस डैम को फरक्का बांध के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो लोकेशन है वो है दोस्तों WB, वेस्ट बंगाल। और इस प्रकार को बाद में बांटेंगे। अब दोस्तों थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं, जरा देखिए। हिमालय प्रदेश से फिर से दोस्तों एक नदी निकलकर आ रही है। हिमालय प्रदेश से फिर से एक नदी निकलकर आ रही है और ये नदी निकलकर आएगी उत्तर प्रदेश को दो भागों में बहती हुई और दो भागों में बांटती हुई। इस प्रकार गंगा नदी में आके दोस्तों मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है दोस्तों गोमती नदी। ये जो आप नदी देख रहे हो, इस नदी का नाम है गोमती नदी। दोस्तों कोई कचरा तो नहीं हो रहा ना? समझ में तो बढ़िया से आ रहा है। गोमती नदी दोस्तों आप सबके बीच में यहां पर आ चुकी है और इसके बाद हम देखेंगे ये कहां पर आके मिलती है। ये दोस्तों जहां पर आकर मिलती है, जिस स्थान पे दोस्तों अपना ये संगम बनाती है, उस जगह का नाम है दोस्तों गाजीपुर। और गाजीपुर वर्तमान में कहां पड़ेगा? गाजीपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। गै से गोमती, गा से गाजीपुर और गै से गंगा। थोड़ा सा इसको दोस्तों बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छा देखिए। आप देखिए पुनः एक बार इसको, आप इसको पुनः एक बार और देखिए, एक बार इसे पुनः और देखिए। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि प्रयागराज से इस प्रकार दो नदियों का आपस में संगम हो जाता है। प्रयागराज में संगम होने के बाद और किस तरह गंगा नदी आगे बढ़ती है और ये उत्तर प्रदेश में बहती 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 और बिहार में आ जाती है और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में नदी जाके ये प्रवेश कर जाती है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर दोस्तों एक भव्य, एक बड़ा सा बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं फरक्का बांध। काफी समय पहले विवादित रहा था दोस्तों, ये चर्चा का विषय भी रहा था और काफी इस पे विवाद भी रहा था फरक्का बांध पे। और फिर क्या होता है कि हिमालय प्रदेश से एक नदी आके और मिलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी कहां आकर मिलती है दोस्तों? जगह है जिसका नाम है गाजीपुर। गोमती नदी गाजीपुर में आके दोस्तों यहां पर मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी गंगा में आकर कहां मिल जाती है? गाजीपुर में आके दोस्तों मिल जाती है। गै से गोमती, गै से गंगा और गै से गाजीपुर। दोस्तों ये आपका ट्रिक मेथड यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको दोस्तों एक नदी देखनी है, गजब की नदी है, नेपाल साइड से निकल कर आ रही है दोस्तों। अब क्या है कि नेपाल आप इसी मान लीजिए, बस यही अपना नेपाल होगा। देखिए मित्रों, ये इस प्रकार से यहां से निकल कर आ रही है नेपाल साइड से, यही दोस्तों इसकी पहाड़ी मान लीजिए। और यहां से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है दोस्तों शारदा नदी। और देखो यहां तो एक है
मोटी सारी नदी बना रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा घाघरा। इस प्रकार से ये आपकी नदी होगी साथियों। इस नदी को कहा जाएगा घाघरा। ये लो, ये होगी दोस्तों कौन सी नदी? घाघरा नदी हो गई। चलो, ये अपनी कंप्लीट है दोस्तों। यहां पर नदी हो जाती है घाघरा। ओके, रिपोर्ट है ना। इस घाघरा में दोस्तों एक नदी और मिल जाती है, इस प्रकार से बहती है, और इस नदी को कहा जाता है दोस्तों, ये इनके बीच में से ही बहती है, और इस नदी को बोल दिया जाता है शारदा नदी। ये तो होगी शारदा, और इधर वाली जो नदी है इसका नाम है दोस्तों घाघरा। एक होगी शारदा और एक होगी घाघरा, और एक बिहार में जगह है, और उस जगह का नाम है साथियों छपरा। जगह का नाम क्या है? छपरा। और छपरा कहां पड़ता है दोस्तों? छपरा पड़ता है बिहार में। अब देखो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि शारदा नदी किस में आकर मिलती है? घाघरा में। और घाघरा बिहार में कहां मिलती है? छपरे में। देखो दोस्तों, आप ऐसे याद करो कि शारदा ने घाघरा पहना, शारदा ने घाघरा पहना छपरे में, और छपरा कहां है? छपरा बिहार में है। राजस्थान के आदमी जानते हैं कि छपरा छान को बोलते हैं। शारदा ने क्या पहना? घाघरा। कहां पहना? छपरे में। छपरा कहां है? बिहार में। अब शारदा घाघरा चाहे कहीं पहने, पर अपने को छपरा में पहनाना है, क्योंकि छपरा बिहार में है, और यहां पर इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है। शारदा किसकी सहायक है? घाघरे की। घाघरा किसकी सहायक है? गंगा की। कई बार क्या न्यूज चैनल वाले बोलते होते हैं घाघरा खतरे के निशान से थोड़ी ऊपर, और गंगा में आएगी जिससे बाढ़। कई बार क्या है कि वो एंकर जो होते हैं वो नदी लगाना भूल जाते हैं। इस साल आएगी घाघरे में भयंकर बाढ़, वो लगाना भूल गए कि घाघरा नदी में बाढ़। एक बार मैं न्यूज देख रहा था, दे रखा था घाघरा खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर। अब कोई नॉर्मल इंसान इतना ऊपर घाघरा कैसे हो गया? सोचने वाला सोचने लग जाए। तो ये बात है दोस्तों, घाघरा नदी का नाम है। घाघरा में युद्ध भी हुआ था। अब सोचते घाघरे के अंदर कैसे युद्ध होगा? घाघरे का मैदान में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये शारदा ने घाघरा पहना छपरे में। छपरा कहां? बिहार में। चलो कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, आप यही मान लीजिए कि दोस्तों यहां मध्य प्रदेश है, क्योंकि दोस्तों लोकेशन हमें तो समझानी पड़ेगी ना। आप समझ के चलिए। ये दोस्तों मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है जो आप देख रहे हो दोस्तों। अभी ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी का जो नाम है, इस पहाड़ी को बोलते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी हो गई, इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक पहाड़ी। मध्य प्रदेश 1066 मीटर ऊंची। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसके पूर्वी भाग से दोस्तों यहां से नदी निकलकर आती है, और इस प्रकार से नदी निकलकर आई, और ये नदी आती आती और इस प्रकार गंगा में आकर मिल जाती है। बिहार में दोस्तों एक जगह है, बिहार में दोस्तों एक जगह है, उस जगह का नाम है पटना। वही पटना जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। इसको तो एक बार इधर करता हूं, यहां समझाता हूं दोस्तों। यहां पर जगह है जिसका नाम क्या है? पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र है? पाटलिपुत्र। और ये जो आप नदी यहां पर देख रहे हो, इस नदी का नाम है सोन नदी। रिहंद बांध इसी के ऊपर बना हुआ है। सोन नदी और पाटलिपुत्र नदी के संगम पर, इन दोनों के संगम पर दोस्तों 5.2 किलोमीटर लंबा हमारे भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल बना हुआ है। आज से 3 साल पहले यह भारत का सबसे लंबा पुल था, लेकिन भारत ने लगातार पुल बनाए, विकास किया, और ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 पुल बन गए। एक भूपेन हजारिका जो दुनिया का सबसे लंबा पुल हो गया, लगभग 9 किलोमीटर लंबा हो गया। अब दोस्तों इस पाटलिपुत्र में जो पुल बना हुआ है, यहां के पुल का नाम है गांधी सेतु। और गांधी सेतु की जो लंबाई है दोस्तों, गांधी सेतु की लंबाई 5.2 किलोमीटर है। गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हमारे भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल हो गया रे। चलो, ये होने के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट नदी।
इसके बाद में नदी आ रही है जिसका नाम है गंडक। ये नदियां हैं ऐसी। इसके बाद दोस्तों अलग नदी आ रही है जिसका नाम है गंडक। ये भी नेपाल साइड से निकल कर आ रही है। वैसे तो गंडकड़ा राजस्थान में कुत्ते को बोलते हैं, लेकिन यहां हम नदी का नाम रखे हुए दोस्तों। अब नाम कैसे पड़ा ये तो ध्यान में नहीं है, लेकिन दोस्तों नाम गंडक है, ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। नदी का नाम है दोस्तों गंडक। क्यों पड़ा? अब पड़ गया। नदी का नाम क्या है? गंडक। एक बात आपको समझा देता हूं दोस्तों, कोई भी पशु मेला भरता है, चाहे वो गधों का हो, चाहे वो खच्चर का हो, चाहे वो घोड़ों का हो, चाहे वो ऊंट का हो। आजकल कुत्तों का ट्रेड बहुत चलता आ रहा है। हर जगह कुत्तों की स्पेशल ऐसे एक अलग से बटालियन तैयार की जाती है। कुत्ते बुलडॉग और टोमीर, फोमीर, पब्बर, तरह तरह के कुत्तों की कैटेगरी। कुत्तों का क्रेज बड़ा ज्यादा आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला भरता है, संसार का सबसे बड़ा जो पशु मेला भरता है ना, वो भरता है दोस्तों सोनपुर में। संसार का सबसे बड़ा पशु मेला जहां भरता है वो भरता है सोनपुर में। जब पशु मेला सबसे बड़ा भरेगा, निश्चित सी बात है गंडक तो यहां पर आएंगे ही आएंगे। तो गंडक कहां पर आएंगे? सोनपुर बिहार में, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। इसलिए गंडक हिमालय से आके कहां पर आके मिल जाती है? गंडक यहां सोनपुर में आके मिल जाती है। गंडक दोस्तों कवर होने के बाद अब एक नदी मैं आपको और बता रहा हूं। नेपाल में इस नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में दोस्तों इस नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में अरुणा के नाम से बहने वाली ये जो नदी है इसको अरुणा बोलते हैं। फिर इसमें दो छोटी छोटी नदियां और मिलती है। एक का नाम है छोटी कोसी, एक का नाम है बड़ी कोसी। ये छोटी और मोटी कोसी जो मिलने के बाद नदी मिल जाती है, और ये नदी जो बन गई, इस नदी को कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी। ये हमारे भारत की विनाशक नदी घोषित की जा चुकी है। ये हमारे भारत की वो नदी है जिसे एक विनाशक नदी का दर्जा मिल गया। हर साल इसके अंदर कोई ना कोई दोस्तों बाढ़ जरूर आती है, और इस नदी का नाम है, ये जो आप नदी देख रहे हो, इस नदी को दोस्तों यहां उद्गम स्थल पे किस नाम से जाना जाता है? इसे अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते चलते इस नदी को किस नाम से जानेंगे? इसे कोसी के नाम से जानेंगे। हर साल निश्चित रूप से इसके अंदर बाढ़ आती है। और बिहार में दोस्तों एक जगह है, बिहार में एक जगह है, और उस जगह का नाम है कैसे कोसी। कैसे कोसी, और कैसे बन गया दोस्तों? कैसे कोसी और कैसे बन गया कुर्सेला। कैसे कोसी कैसे बन गया कुर्सेला। कुर्सेला बिहार के अंदर दोस्तों इस प्रकार नदियों का आपस में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। समझ गया ना? इसके बाद एक महानदा नदी और मिलती है। इसके अंदर महानदा लास्ट में जाकर मिलती है। क्या ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है क्या जो मैं पूरा आपको समझा रहा हूं? दोस्तों गंगा नदी का पूरा मैप समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों 4 चांद लग जाएगा। घर में कॉपी में बनाना ऐसा मैप, गजब का मैप बनेगा दोस्तों। मैं इसको जूम कर करके दिखाऊंगा। ऐसा मैप बनाना है आपको। सेम 4 रुपए का चार्ट आता है, बड़ा चार्ट ले लेना, और पेन स्केच ले लेना। 10 रुपए के स्केच आएंगे, और उससे बनाना, और आपके शयन कक्ष में लगाना। उसके सुबह शाम दोपहर दिन में 3 टाइम उसको निहारना और देखना कहां से जा रही है, कहां से आ रही है, और कहां जाए खत्म हो रही है। इसको देखना दोस्तों, मजा ही अलग आएगा। और क्या मजा आएगा, वो तो मजा ही मजा है। जरा वापस बड़ी कर देता हूं उसको मैं, ताकि दोस्तों एक बार इसको और ढंग से समझा जाए, और जो भी कार्यक्रम अपने कर रहे हैं इसका दोस्तों अच्छे से आनंद लिया जा सके। थोड़ा सा मोटा और कर दूं, ये हो गया। चलो वापस देखिए, गतिविधि जारी है अपनी। चलो पीछे चलो, चलो पीछे चलो। नदियों को देखो, खिसका दी अपनों ने, कितनी दम में देखो आप। इस तरह से यहां दोस्तों नदी अपना प्रवाह इस प्रकार आगे बनाती है। फरक्का बांध के बाद इस नदी की दोस्तों 2 धाराएं हो जाती है। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी की 2 धाराएं हो जाती है। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी की कितनी धाराएं हो जाती है? इसकी 2 धाराएं हो जाती है।
और फिर इसके बाद में एक धारा और, एक धारा और, इस धारा को दोस्तों कहा जाता है पद्मा। याद रखना, पद्मा और मेघमा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस धारा को क्या बोलते हैं, जरा इसकी चर्चा कर लें। इस धारा को हुगली के नाम से जाना जाता है। इस धारा को किस नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये धाराएं इधर से दोस्तों आती है इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना के नाम से जानते हैं, फिर इसमें मिलती है। और इसमें मिलने के बाद दोस्तों इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम ही मेघना है। और इस प्रकार ये यहां पर एक गजब का दोस्तों डेल्टा बना देती है। मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि इसको और अच्छे से समझाया जा सके। और दोस्तों ये नदी इस प्रकार कई शाखाओं में यहां पर डिवाइड हो जाती है और ये कई शाखाओं में बनकर दोस्तों इस प्रकार से बहती है। और यहां जो ये डेल्टा बना, इस प्रकार दोस्तों इस डेल्टा को जिस नाम से जाना गया, ये जो डेल्टा है दोस्तों, इस पूरे डेल्टा को जिस नाम से जाना जाता है, इस पूरे डेल्टा को जिस नाम से जाना जाता है, इस डेल्टा को बोलते हैं दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और इसी तरीके से यहां दोस्तों झारखंड राज्य में एक पर्वत चोटी है, 1360 ऊंचाई है। पारसनाथ की चोटी से फिर यहां से एक नदी निकलकर आती है। और ये दोस्तों नदी जो निकलकर आ रही है पूरे छोटा नागपुर पठार में से बह के आती है। और इस नदी को कहा जाता है मेरे साथियों, इस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी हुगली की सहायक है। झारखंड के पठारों में बहने के बाद, झारखंड के पठारों में बहने के बाद यह नदी दोस्तों धूम मचाती है। झारखंड के पठारों में बहने के बाद यह नदी दोस्तों धूम मचाती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में यहां पर दोस्तों बाढ़ वाले हालात पैदा कर देती है। इस तरह से दोस्तों ये अपना अस्तित्व बनाती है। कुछ समझ में आया क्या दोस्तों? मैं प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा करता हूं, इधर से थोड़ी सी बात दोहरा देता हूं एक बार और। यहां दोस्तों ये जो नदी है, अरे रुक जा रे, इस प्रकार यहां जो ये जो नदी है इसका नाम है दोस्तों मेघना। येरी इसका नाम है दोस्तों, इधर से आ रही है, वैसे है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इस ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है यहां पर जमुना। भारत में सबसे ज्यादा नामों वाली यदि कोई नदी है तो उस नदी का नाम है दोस्तों जमुना। कौन सी मना? जमुना। याद रख लोगे। यहां पर जो डैम बन गया, इस डैम का नाम क्या है? फरक्का बांध है। फरक्का बांध से कितनी धाराएं हो गई? 2 धाराएं। एक का नाम हुगली, एक का नाम पद्मा। सुंदरवन का डेल्टा भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखित रूप से भी दोस्तों मैं आपको इस नदी के बारे में खूब सारी बातें बताऊंगा। अभी देखें, मैंने दोस्तों पूरा सेट कर दिया है मानचित्र को। अभी देखो नदी पूरी दोस्तों आपकी सेट हो चुकी है। आजा भी देखो दोस्तों, नदी का पूरा परफॉर्मा आपके सामने सेट है। दोस्तों यदि मैं ऐसा मैप दिखाकर आपको बोलता ऐसी नदी बनानी है, तो क्या बोलते यार गुरुजी ऐसी इतनी बड़ी नदी कहां से बना दे, कैसे बना देंगे? दोस्तों काम तब तक ही हार्ड होता है जब तक उसकी शुरुआत नहीं की जाती। जब दोस्तों काम शुरू हो जाता है, जब दोस्तों काम शुरू हो जाता है और काम शुरू होने के बाद दोस्तों उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो काम आसान होता जाता है, पूरा हो जाता है। अब क्या है, क्या जो रहा है, नदी पूरी होगी, नदियां पूरी होगी आपकी। अब देखें दोस्तों मैं रिपीट करता हूं एक बार पुनः, आप दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके से आप देखो क्या है कि आपके पास वीडियो चलती रहेगी। आप रोक रोक के बाद में इसके आराम से इसका मैप बना लेना आराम से। देखो बंदरपूंछ हिमानी, गौमुख हिमानी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरा मैंने आपको सिस्टम बताया। टिहरी बांध के बारे में बताया, पूरा पढ़ाऊंगा दोबारा।
ये तो मैप तैयार किया है दोस्तों, 1 घंटा मैप तैयार करने में लग गया। घंटा मत देखो, टाइम की कोई वैल्यू होती है दोस्तों आदमी के टाइम यदि अपना लगाना लग जाए कि मैं घंटा का ये करूंगा, घंटे का वो करूंगा, दोस्तों आदमी ने समय जो बिताया है उसकी वैल्यू होती है, समय अनमोल होता है। मैंने अभी इस नदी को पूरा दोस्तों आधा घंटा और मतलब पौने घंटे में आपको समझाया ना, इसकी वैल्यू होनी चाहिए टाइम की पूरी। और इसके बाद इसका एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखित तथ्य कैसे बनेंगे, वो अपने अब देखेंगे। और देखो दोस्तों, आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए, नदियां सब बनती गई, आराम से दोस्तों बनती गई, और इस तरह बनते बनते दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा भी आपका पूरा हो जाता है। और दोस्तों ये पूरी स्क्रीन आपके सामने मैं रख लेता हूं दोस्तों, आपकी फोटो वगैरह खींचने में ये काम आ जाएगी। चलो दोस्तों ये देखो, एकदम बढ़िया है ना, टिप टॉप है। मेरे ख्याल से यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो नई स्लाइड पे, गंगा नदी पे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखित मैटर लिखाऊंगा दोस्तों, पूरा आपका मैटर, स्लाइड नहीं दूंगा इसमें। गंगा नदी तंत्र पूरा लिख के बताऊंगा, टोटल मैटर। देखो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम, लिखते रहो साथ साथ, अब आपके नोट्स बन जाएंगे, लिखो साथ साथ में, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, देखता रहो, लिखा करो। गंगा नदी का उद्गम 2 धाराओं के रूप में होता है, 2 धाराओं के रूप में होता है। देखता हूं स्पीड किसकी ज्यादा है, लगाओ मेरे साथ कंपटीशन, आ जाओ स्पीड के अंदर, लगाओ कंपटीशन सारे विद्यार्थी। देखता हूं कौन बराबर रहता है, कौन मेरे से आगे निकलने का प्रयास करता है। 2 धाराओं के रूप में दोस्तों उद्गम होता है, 2 धाराओं के रूप में। पहली धारा दोस्तों गंगोत्री से आती है, गंगोत्री को गौमुख के नाम से भी जान लिया जाता है। गौमुख से आने वाली धारा को जिस नाम से जानते हैं वो नाम हो जाएगा दोस्तों भागीरथी नदी। ये लो जी, ये आपका हो गया भागीरथी। गंगोत्री के बाद में संतोपत की बात करेंगे, संतोपत या फिर सतपथ हिमानी। यहां से दोस्तों जो धारा निकलकर आएगी उसका नाम है अलखनंदा। क्या नाम है, अलखनंदा। दोनों जहां आकर मिलती है, दोनों का दोस्तों जो मिलन स्थल है वो है देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहां पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। दोनों का जो मिलन स्थल है वो है देवप्रयाग, दोनों का जो मिलन स्थल है उसका नाम क्या है, देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में, इस मिलन स्थल देवप्रयाग में ये वास्तव में गंगा कहलाती है। मिलन स्थल देवप्रयाग में ये वास्तव में क्या कहलाती है, ये वास्तव में गंगा कहलाती है। ठीक है जी, कहलागी गंगा। चलो जी, ये गंगा हो गई, बढ़िया तरीके से सेट है मामला। चलो जी, ये गंगा आपकी यहां पर कहला गई। इसी नदी के किनारे दोस्तों एक जगह आती है ऋषिकेश। ऋषिकेश प्रथम बार, पहली बार मैदान में प्रवेश, मैदान में प्रवेश पहली बार होता है। लेकिन फिर से दोस्तों शिवालिक की श्रेणियां बिखरी हुई आगे फिर आ जाती है। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थान है। राम झूला, लक्ष्मण झूला यहां पर दोस्तों विशेष आकर्षण का केंद्र है। चलो ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक जगह आएगी इसके ऊपर जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार एग्जाम में क्या पूछेंगे, पूर्ण रूप से गंगा नदी, पूर्ण रूप से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कहां से करती है, पूर्ण रूप से गंगा नदी मैदानों में प्रवेश हरिद्वार से करती है, कर गई, यहां से करेगी। इसी हरिद्वार में दोस्तों भीमगोड़ा बैराज स्थित है। भीमगोड़ा बैराज यहां पर स्थित है। इसी हरिद्वार में यहां पर दोस्तों स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत की 48वीं बाघ परियोजना है। यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमारी भारत की 48वीं टाइगर प्रोजेक्ट है और बाघ परियोजना है। 2017-18 में दोस्तों इसको 17 के अंदर इस
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। और दोस्तों इसी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक फेमस मंदिर बना हुआ है दोस्तों। यहां पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है मनसा देवी। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों यहां पर बना हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर विशेष सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं बांदरे पाए जाते हैं, मंकी पाए जाते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। इसी हरिद्वार में भारत का सबसे बड़ा मोक्ष स्थल है। भारत का सबसे बड़ा यहां पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा क्या है, यहां पर भारत का सबसे बड़ा मोक्ष स्थल है। यहां पर भारत का सबसे बड़ा मोक्ष स्थान है, जहां पर दोस्तों एक घाट बना हुआ है, अस्थि प्रवाह घाट बना हुआ है। अस्थि विसर्जित करते हैं उत्तर भारत के लोग, अस्थि प्रवाह यहां पर घाट बना हुआ है। अस्थि प्रवाह घाट के अलावा दोस्तों यहां पर जो घाट है उसको बोलते हैं हर की पेड़ी घाट। ये हमारे भारत का सबसे लंबा घाट है, 1.5-2 किलोमीटर लंबा घाट है दोस्तों हर की पौड़ी। इस तरह से हरिद्वार इंपॉर्टेंट है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लिखते रहना, नोट्स बनाते रहो साथ के साथ अच्छे तैयार हो जाएंगे। गंगा नदी के बाद दोस्तों इसी में गंगा नदी के तथ्य कुछ और बचते हैं, बता देता हूं। गंगा नदी के बहुत सारे तथ्य और बच जाते हैं। देखिए गंगा नदी का प्रवाह है, ये जो कॉमन बातें जो आप बच्चों वाली बात सब करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल कहां जाकर गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो बढ़िया बात जान दो। इसके बाद कुल लंबाई कितनी है बता देते हैं। यहां दोस्तों कुल लंबाई जो आएगी, कुल लंबाई जो यहां पर आएगी, लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। पहाड़ों में इसकी गहराई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहाड़ों में गहराई इसकी है 250 फीट तक है मिनिमम। और मैदानों में दोस्तों इसकी गहराई, मैदान में लगभग 40 से 60 फीट तक दोस्तों गहरी चलती है। इसका प्रवाह इतना बड़ा बना हुआ है, मैदानों में गहराई कम हो जाती है। इसकी अधिकतम चौड़ाई एवरेज देखो दोस्तों, पहाड़ी प्रदेश में तो इसकी चौड़ाई होती है लगभग 300 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होती। मैदानों के अंदर दोस्तों हरिद्वार के बाद तो ये 3-3 किलोमीटर चौड़ी नदी बहती है। हरिद्वार में देख लेना आप, हरिद्वार में मनसा देवी चंडी देवी पर्वत के बीच में आप देखना पूरे में गंगा नदी का ही प्रवाह है 3 किलोमीटर के अंदर, तो ये 3-3 किलोमीटर में बहती है। यहां पर बहा बदिया। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी वो आपकी हो जाएगी दोस्तों यमुना नदी। यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इसमें पाई जाती है दोस्तों, ये हमारे भारत की है राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है और इस नदी में गंगोई डॉल्फिन नामक जलीय जीव पाया जाता है दोस्तों, एक मछली पाई जाती है। और इस गंगोई डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है 2009 में। गंगोई डॉल्फिन की बात कंप्लीट होती है। गंगोई डॉल्फिन की बात दोस्तों पूरी होने के बाद अब अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कौन सी कहां मिलती है बस जगह बता दो, बहुत है। कौन सी कहां मिलती है जगह बता दो, बहुत है। देखो गंगा की सहायक नदी, ये थोड़ा सा पोर्शन ध्यान देने वाला है दोस्तों, इस पे जरूर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान फरमाने वाली बात है। निश्चित रूप से दोस्तों ध्यान लगा के पढ़ना जो मैं बता रहा हूं।
सबसे पहले देखना है कहां कहां किस किस का संगम होता है। एक है भागीरथी प्लस अलखनंदा। अलखनंदा इन दोनों का दोस्तों जहां संगम होता है वो जगह है देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट, सही है। इसके बाद है दोस्तों भागीरथी प्लस भिलंगना। इन दोनों को जहां पर संगम होता है वो जगह है गणेश प्रयाग, या ऑप्शन में मिलेगा टिहरी बांध। फिर दोस्तों अलखनंदा, अलखनंदा प्लस पिंडार नदी, यह जगह है विष्णु प्रयाग। यह जगह है विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद में है दोस्तों अलखनंदा प्लस मंदाकिनी, यह जहां पर दोस्तों आपस में मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। इसके बाद अलखनंदा प्लस नंदाकिनी, यह जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है दोस्तों नंदप्रयाग। यह जगह कौन सी है? नंदप्रयाग। और अब दोस्तों गंगा ही हो जाएगी मुख्य। यह तो दोस्तों एक पोर्शन बन गया आपका अलखनंदा भागीरथी का आपस में। चलो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पहुंचते हैं और नदियों का संगम पूरा करवाएंगे। अभी देखें दोस्तों, आप अच्छे से समझते रहें मैं जो बता रहा हूं। गंगा प्लस रामगंगा, इनका संगम जहां पर हुआ, इनका संगम जहां पर हुआ उस जगह का नाम है दोस्तों कन्नौज। गंगा प्लस यमुना, इन दोनों का जहां पर संगम हुआ, गंगा प्लस यमुना इनका जहां पर संगम हुआ उस जगह का नाम है इलाहाबाद। फिर गंगा प्लस गोमती, इनका संगम होता है दोस्तों गाजीपुर में। गाजीपुर में। इसके बाद गंगा प्लस घाघरा, इनका संगम होता है दोस्तों छपरे में। कहां है? बिहार। गाजीपुर यूपी, इलाहाबाद यूपी, प्रयागराज कन्नौज यूपी, देवप्रयाग, गणेश प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, सारे के सारे यूके। उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड लगेगा दोस्तों, यहां पर आपका उत्तराखंड आ जाएगा। चलो यहां तक दोस्तों आपका कवर हो गया ना। अभी देखो और कवर करते हैं। और इसके बाद में देखिए गंगा प्लस सोन, यह है दोस्तों पाटलिपुत्र, इसे बोलते हैं पटना। पटना क्या पता नहीं, पटना नहीं पटेंगे। गंगा सोन पटना में मिल गई। चलो इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए गंगा में मिलती है गंडक। गंगा और गंडक आपस में जहां मिलती है उस जगह का नाम है सोनपुर, जहां पर सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। और इसके बाद दोस्तों गंगा में मिलती है कोसी। गंगा और कोसी का जहां पर संगम होता है उस जगह का नाम है दोस्तों कुर्सेला। गंगा और इसका कुर्सेला, इस जगह पर क्या हो गया? संगम हो गया। चलो हो गया। इसके बाद देखते रहे अभी आप, दो धाराएं पुनः हो जाती है। गंगा बन के आई, लेकिन दोस्तों फरक्का बांध इस नदी को दो भागों में बांट देता है और फरक्का बांध इसके दो भाग कर देता है। एक का नाम हुगली, ये भी बंगाल की खाड़ी में, और पद्मा, पद्मा जाती है दोस्तों जमुना में। जमुना इनडायरेक्टली ब्रह्मपुत्र नदी है वो, फिर उसका नाम वहां जमुना है।
फिर इसी के साथ मिलती है एक मेघना, मेघालय से आती है और वो प्रॉपर मेघना ही बन जाती है और मेघना बन के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह दोस्तों इसकी सहायक नदियों का पूरा सेट आपके सामने है। दोस्तों यहां पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो इस पे एक स्लाइड और तैयार करेंगे बढ़िया सी। देखो गजब का प्रश्न बनना चाहिए अपना। टॉपिक दोस्तों मजेदार होना बहुत जरूरी है। देखो आपका मजेदार टॉपिक अभी आपके बीच लेकर आ रहा हूं। टॉपिक है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? ये दो देशों में, भारत प्लस बांग्लादेश। ये भारत के दो राज्यों देशों में आएगा। ये भारत के एक ही राज्य में आएगा। भारत का जो राज्य है उस राज्य का नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा में कौन सी नदियां अपना विशेष योगदान देती है? कौन सी नदियां अपना विशेष योगदान देती है? नदियों में एक का नाम हो जाएगा दोस्तों गंगा। याद रखना ये सबसे ज्यादा डाउट में डालने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा डाउट में डालने वाला क्वेश्चन है। इसको यदि ढंग से नहीं समझा तो आपकी गंभीर समस्या हो जाएगी। एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र। जरा एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। बैकग्राउंड में ऐसे जाइए दोस्तों कि जब मैंने आपको गंगा नदी समझाई थी, अब आप इस पूरी गंगा नदी को देखिए। गंगा नदी को पूरी देख रहे हो दोस्तों, और गंगा नदी को पूरे देखते देखते आप यहां पर आते हो और आप इस मैप को जूम करके देखिए। मैं जो आपको यहां ये दिखा रहा हूं, इस सुंदरवन को डेल्टा को आप पूरा देखिए। यहां दोस्तों आप इस सुंदरवन डेल्टा को आराम से आप पूरा इसको देख सकते हो। अब देखो गंगा आई, गंगा की हुगली सहायक हो गई, हुगली आगे निकल गई और इधर पद्मा आगे जा रही है। इनडायरेक्टली बड़े स्तर पे वो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। और इधर देखो दोस्तों आप गंगा नदी इस प्रकार आपकी नदी बन जाती है। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ बताओ? दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? प्रॉपर डिफरेंस हुआ। चलो एक बार वापस मैं आपको उसी मैदान में लेके चलता हूं, उसके बाद फिर से एक बार दिखाऊंगा। यदि गंगा ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना, गंगा यदि ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर आपको ऑप्शन में मिलेगा हुगली। तो चेप देना हुगली को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुगली नदी आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आपको यहां पर करना पड़ेगा मेघना। दोनों ने मिलकर बनाया डेल्टा। इस पूरे डेल्टा का दोस्तों क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं, इस पूरे डेल्टाई प्रदेश के हम क्षेत्रफल की दोस्तों यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 51,000 वर्ग किलोमीटर। 51,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसमें कुल द्वीपों की संख्या, यहां कुल द्वीपों की संख्या टोटल है 52। यहां पर कुल मिलाकर 52 द्वीप है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो 52 द्वीप है। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है, यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति को बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। इसी वनस्पति को यहां पर दोस्तों लोग सुंदरी के नाम से जानते हैं, इसलिए इस डेल्टाई प्रदेश को सुंदरवन का डेल्टा कह दिया जाता है। वनस्पति आपकी मैंग्रोव वनस्पति, और इसको लोकल लोग सुंदरी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको सुंदरी वनस्पति कह दिया जाता है। हमारे भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नेशनल पार्क योजना चलाई गई है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आज हमारे भारत में 117 के आसपास हो चुके हैं। उन्हीं में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है और उसका नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर सन 1973 में
टाइगर प्रोजेक्ट जारी हुआ था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में खूब यहां पर टाइगर पाए जाते हैं और भारत में जब पहली बार बाघ परियोजना लागू हुई थी, एक साथ 9 जगह पर लागू हुई और उन 9 जगह में हमारी सुंदरवन डेल्टा नेशनल उद्यान भी एक जगह महत्वपूर्ण जगह थी। याद रहेगा ना दोस्तों, यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो गई, द्वीपों की संख्या की बात हो गई। सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा यदि उत्पादन किया जाता है तो उस पर भी एक नजर लगा लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों सबसे ज्यादा यदि उत्पादन, सुंदरवन डेल्टा में यदि सबसे ज्यादा कोई उत्पादन किया जाता है, वो 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। उन 2 फसलों में एक तो है आपका चावल और दूसरी फसल है दोस्तों जूट। कौन सी आ जाएगी? जूट और चावल का इस सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। और इस बात को जरूर आपके दिमाग में सेट कर लेना, जो जूट पर आधारित उद्योग होते हैं, जो जूट पर आधारित उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को पटसन उद्योग कहा जाता है। पटसन उद्योग का अर्थ है कि जहां पर रस्सियां, धरियां, नमदे, बारदाना, इस प्रकार के जो यहां पर निर्माण होते हैं उसे पटसन उद्योग कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहां पर चावल का भरपूर उत्पादन होता है और हमारे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। और इस गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में 12 मासी खूब चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल के उत्पादन में भरपूर पटसन उद्योग, जूट उत्पादन, इस जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और आजकल सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों एक सांप की प्रजाति भी इस राष्ट्रीय उद्यान में खूब दोस्तों पाई जाती है, खूब यहां पर दिखती है। समझ में आया होगा दोस्तों? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सेशन काफी लंबा कर दिया आज मैंने। और देखो दोस्तों कहां से चले थे अपने, कैसे कैसे आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज यहां तक अपने पहुंच चुके हैं। और इसके तुरंत बाद दोस्तों ये पढ़ा, तंत्र को समझा और फिर अपनों ने इस गंगा नदी के पूरे मैदान को दोस्तों देखा। तो हो जा भी छोटा, आजा इधर। देखो दोस्तों ये पूरा गंगा नदी का देखो आप, ये लो जी पूरा गंगा नदी का मैप आप सबके सामने दोस्तों मौजूद है। कॉपी में बढ़िया से बनाइए। दोनों काम समझ आया भी, मानचित्र भी किया, खुद का बनाया, अल्टीमेट भी किया, रिटर्न भी कर दिया। टाइम तो लगा लेकिन दोस्तों उस अनमोल समय का हमने इतना अच्छा फायदा उठाया और इसी के साथ आपका मुख्य गंगा नदी आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।